क्या मेरी आवाज आप सभी को आ रही है? मैं आप सभी को दिखाई दे रहा हूं? Am I audible to you? Am I visible to you? प्लीज बताइए मुझे कमेंट करके, क्या मेरी आवाज, नया माइक लगाया है आज तो और ज्यादा जरूरी हो जाता है चेक करना कि आवाज आ रही कि नहीं आ रही। और दिखाई दिखाई तो ठीक है दे रहा हूं क्योंकि कैमरा पुराना है, लेकिन माइक नया है, तो आवाज आ रही कि नहीं आ रही प्लीज एक बार बता दीजिए। चलिए मैं बहुत खुश हूं, आज नया माइक आया है और इस लेक्चर की शुरू, माइक नया है पर लेक्चर पुराना है। वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे और वैदिक सिविलाइजेशन के बाद में रिलीजियस मूवमेंट की तरफ हमको आगे बढ़ना है। अभी 2 दिन पहले तो मिले थे आपसे और वैदिक सिविलाइजेशन की सोसाइटी की बात हुई थी। कुछ भी भूला नहीं हूं मैं, और चलिए आगे बढ़ते हैं। सोसाइटी ऑफ द वैदिक सिविलाइजेशन, जो वैदिक सिविलाइजेशन की सोसाइटी थी, थैंक यू वेरी मच जैनिक्स जानसारी। हाँ, तो मैं आपके कमेंट्स पढ़ने लग गया था इसलिए एकदम चुप हो गया था, बट ठीक है अब पढ़ लिए कमेंट्स मैंने आपके। तो अब बात ऐसी है कि वैदिक सिविलाइजेशन की सोसाइटी के बारे में हमने बात करी थी और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कितने टाइप के मैरिजेस होते थे और उसके बेसिस पे ये तय किया गया है कि वैदिक पीरियड के अंदर जो फीमेल्स की कंडीशन होती थी वो रिलेटिवली अच्छी होती थी, तुलनात्मक रूप से वो अच्छी परिस्थिति होती थी स्त्रियों की। तो वो अपन ने समझ लिया था लास्ट लेक्चर में। सोसाइटी के अंदर कुछ और एस्पेक्ट्स को अपने को देखना है, उसके बारे में बात करते हैं। तो एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, बेस्ड ऑन आश्रम। अब ये जो बेस्ड ऑन आश्रम है ना, इसको मैं थोड़ा पूरा करने की जरूरत नहीं, नीचे लिखा हुआ है कि द सोसाइटी ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन और अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन वाज बेस्ड ऑन आश्रम सिस्टम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। ये क्या है इसके बारे में मैं बता देता हूं। वैसे थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा, लेकिन मैं और आपको बता देता हूं। हिंदू धर्म के अंदर, या जिसको पहले वैदिक धर्म भी कहा जाता था, वैदिक धर्म के अंदर ये माना गया है कि सबसे पहली बात तो अपन करते हैं आश्रम की। आश्रम, आश्रम क्या होता है? आश्रम जो है ना, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, शब्द नहीं, लेटर्स। श्रम, आश्रम। और श्रम का मतलब क्या होता है? श्रम का मतलब होता है लेबर। लेबर मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि मजदूरी, लेकिन श्रम का मतलब अपन दूसरी टर्म्स में अगर लें तो टू वर्क होता है। तो जब हम आश्रम व्यवस्था की बात करते हैं वैदिक सिविलाइजेशन में, तो हम पहले श्रम के ऊपर फोकस करते हैं। श्रम का मतलब होता है लेबर। लेबर यहां से इसका तात्पर्य ये है, उसका कॉन्टेक्स्ट है टू वर्क, कुछ काम करना। तो आश्रम वो जगह होती थी जहां पे लोग जाके काम करते थे, जैसे कि ऋषि मुनियों के आश्रम होते थे, है ना, जिसको अंग्रेजी में हर्मिटेज बोलते थे। अब आप बोलोगे कि सर आश्रम तो पढ़ने वाली जगह होती थी जहां पे स्टडी होती थी, तो काम क्यों बोल रहे हो आप, तो स्टडी हो रही नहीं। पुराने जमाने में जो आश्रम होते थे ना, ऋषि मुनियों के आश्रम, वहां पे जो स्टूडेंट्स जाते थे और स्टूडेंट्स जाके जो पढ़ाई वढ़ाई करते थे वहां पे, तो उनको अपने काम भी खुद करने होते थे। वो स्टूडेंट्स अपने कपड़े खुद धोते थे, वो स्टूडेंट्स अपने खाना खुद बनाते थे, वो स्टूडेंट्स अपना खाना बनाने के लिए जो फ्यूल की लकड़ी होती थी वो खुद काट के लेके आते थे, वो स्टूडेंट्स गायों की देखभाल करते थे, वही स्टूडेंट्स गायों का दूध भी निकालते थे, वो स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स गायों को चराने के लिए भी ले जाते थे। सारे स्टूडेंट्स के काम बटे हुए थे कि आज ये वाले ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स लकड़ी काट के लेके आएंगे, ये वाले ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कपड़े धोएंगे, वो वाले ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स खाना बनाएंगे, ये वाले ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स दूध निकालेंगे, एंड सो मेनी अदर वर्क्स। इसीलिए इन जगहों को आश्रम बोलते थे। इसीलिए इन जगहों को क्या बोलते थे? आश्रम बोलते थे। और इन आश्रमों में रहने वाले स्टूडेंट एजुकेशन लेते थे, जिसके लिए वो आए होते थे आश्रम में, और बचे हुए टाइम में वो आश्रम को मेंटेन करने के लिए श्रम करते थे, काम करते थे, वर्क करते थे, इसीलिए उसको बोलते थे आश्रम। अब हमारे धर्म के अंदर यह माना गया है कि आपका पूरा जीवन एक आश्रम है, योर एंटायर लाइफ इज आश्रम। आनंद राज बोल रहे सर हम भी अपना काम खुद से करता हूं, तो बहुत अच्छी बात है आनंद, कि आप अपना काम खुद से करते हो, करना भी चाहिए। महकप्रीत बोल रही हॉस्टल सिस्टम। देखो हॉस्टल में आई डोंट नो, कुछ लोग हॉस्टल में अपना काम खुद करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते, तो डिपेंड्स अपॉन, एकदम हॉस्टल सिस्टम नहीं बोल सकते उसको। कौशिक बोल रही कि सर फीस देना पड़ता था क्या? देखो गुरु दक्षिणा देनी पड़ती थी, लेकिन कोर्स कंप्लीट होने के बाद। आजकल की एजुकेशन और उस जमाने की एजुकेशन में ये फर्क है कि उस जमाने में पहले टीचर पढ़ाता था, टेस्ट वेस्ट लेता था, और जब स्टूडेंट एग्जाम पास हो जाता था या पढ़ाई का सिलेबस पूरा हो जाता था, तो फिर गुरु दक्षिणा ली जाती थी, फिर गुरुजी जो मांगते थे वो देना पड़ता था। गुरुजी भी हिसाब से ही मांगते थे, हर कोई एकलव्य नहीं होता था कि अंगूठा ही मांग लिया, और अगर एकलव्य से अंगूठा मांगा भी था तो यही सोच के मांगा था कि वे दे सकता है, पर जो भी बात है गुरु दक्षिणा ली जाती थी। आजकल उल्टा होता है, पहले फीस ली जाती है, उसके बाद कोर्स में एंट्री दी जाती। तो अब इसके ऊपर अपन डिबेट नहीं करेंगे कि आजकल सही हो रहा है या पहले सही होता था, जो भी बात है वो उस तरह से होता था। तो ये तो रही आश्रम की बात कि स्टूडेंट्स जाके जहां पे श्रम भी करते थे और एजुकेशन भी लेते थे, उसको आश्रम बोलते थे। लेकिन जो मैं बताना चाहता था आपको इस शब्द के माध्यम से, वो ये कि हमारे रिलीजन में, हमारी स्पिरिचुअलिटी में ये माना गया है कि इंसान की जो पूरी लाइफ होती है, इंसान की पूरी लाइफ एक आश्रम होती है। जब आप इस दुनिया में आते हो तब से श्रम करना शुरू करते हो, और जब तक आप इस दुनिया में रहते हो तब तक श्रम करते ही रहते हो, आप कुछ ना कुछ श्रम करते ही रहते हो। और आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको बताता हूँ। अब आप बोलोगे कि सर दुनिया में जब हम आते हैं तब थोड़ी श्रम करते, तब तो हम बच्चे होते नहीं, आप तब भी श्रम कर रहे होते हो। जब आप एक बहुत छोटे नवजात शिशु होते हो तब आप रोने का श्रम कर रहे होते हो,
आपको जो भी तकलीफ होती है, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है, आपको बोलना तो आता नहीं, मतलब तब नहीं आता था बोलना। तो आप जो कुछ भी किसी का ध्यान खींचते थे, कैसे खींचते थे? रोके खींचते थे, रोते थे, चीखते थे, तो लोग आपके ऊपर ध्यान देते थे कि भाई इसको क्या दूध देना है, ये पानी देना है, क्या देना है। तो वहां से श्रम शुरू हो गया आपका, वहां से श्रम शुरू हो गया। फिर थोड़े से बड़े हुए नहीं कि स्कूल में डाल दिया, और स्कूल में तो फिर आपको बताइए कितना श्रम करवाया गया आपसे। ये होमवर्क, वो कॉपी, ये पढ़ाई, वो एग्जाम, ये स्पोर्ट्स, वो एक्टिविटी, यहाँ पे तमाम चीजें चलती रही स्कूल के अंदर। कॉलेज में भी ये सब चलता रहेगा। एकेडमी में चले जाओगे तो एकेडमी के अंदर भी यही श्रम करते रहोगे। फिर फौज में चले जाओगे तो वहां पे भी श्रम करोगे। फौज में नहीं भी गए तो किसी और काम को करोगे तो वहां श्रम चल रहा होगा। जब रिटायरमेंट हो जाएगा आपका काम कर करके, 60 साल के हो जाओगे और आप रिटायर हो जाओगे, उसके बाद भी कुछ ना कुछ श्रम चलता ही रहेगा। तो ये जो पूरी लाइफ है आपकी, ये श्रम से ही चलती रहती। सबसे एंड पॉइंट पे, अंतिम समय में इंसान का श्रम ये होता है कि मेरी जान बच जाए। जब इंसान जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा होता है, उस समय इंसान ये सोचता है कि कैसे भी करके 4 सांसें और मिल जाए, तो उस समय वो श्रम चल रहा होता है। श्रम कभी भी नहीं खत्म होता इंसान के जीवन में। इसीलिए हमारी स्पिरिचुअलिटी में, हमारे रिलीजन में, हमारी फिलोसफी में, हमारी पूरी लाइफ को एक आश्रम माना गया है कि हम यहाँ आते हैं, बहुत कुछ अचीव करते हैं, लेकिन उसी के लिए हमको बहुत सारा श्रम भी करना पड़ता है। तो लाइफ क्या होगी आपकी? पूरी एक आश्रम। इतना समझ में आया? अब बात ऐसी है कि लाइफ में बहुत सारे श्रम करने हैं आपको, और ये बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन सा श्रम पहले किया जाए, कौन सा श्रम बाद में किया जाए। क्योंकि अगर श्रम को करने का या काम को करने का ऑर्डर ऊपर नीचे हो जाए तो बड़ी तबाही हो सकती है, चीजें बड़ी खराब हो सकती है। इसीलिए यहां पे क्या किया गया, एक ऑर्डर में अरेंज किया गया कि भैया कौन सा श्रम कब करोगे आप, राइट। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन सा श्रम करेंगे। तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम आएगा आपके जीवन में। सबसे पहले क्या आएगा आपके जीवन में? ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? ब्रह्मचर्य आश्रम में आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपका आचरण ब्रह्मा की तरह होगा, इसलिए उसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं, यानी ब्रह्मा की तरह आचरण। अभी जो ब्रह्मा की तरह आचरण है, तो क्या करना है आपको? यहाँ पे आपको आपकी लाइफ को बहुत ही डिसिप्लिन से जीना है। ये एक्सपेक्ट किया जाता है आपके शुरुआती फेज में। ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, इट इज फर्स्ट 25, या यूं कह दो इसको कि 0 to 25। अब 0 तो बहुत छोटा हो जाता है, 0 कहना सही नहीं होगा। 8 to 25, 8 साल से लेके 25 साल की उम्र के बीच में आपसे ब्रह्मचर्य एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ब्रह्मा की तरह आचरण होगा, बहुत डिसिप्लिन में आप रहोगे, आप वर्ल्डली प्लेजर से दूर रखोगे अपने आप को, और पूरा टाइम अपनी लर्निंग्स के ऊपर दोगे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लर्निंग्स ले सको, आप ज्यादा से ज्यादा सीख सको, नॉलेज ले सको, स्किल्स डेवलप कर सको। पूरा फोकस उस पर रहेगा, वर्ल्डली प्लेजर पे नहीं रहेगा। और ये उन लोगों का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता था। क्यों होता था मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि हम में से बहुत सारे, एक मिनट का टाइम दो मुझे, जरूरी नहीं, छोटा सा काम है वो करके आ जाता हूँ। 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। आवाज आ रही? कौशिक बोल रहा चूहा आ गया। चूहा नहीं आया, मोबाइल चार्जिंग पे लगाना था। आज मैं दूसरे स्टूडियो में हूं, यहाँ चूहा नहीं आता। आवाज आ रही ना मेरी? बस ये पूछना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, तो मैं बता रहा था आपको ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में, और मैं ये बता रहा था कि उनका तरीका बहुत अच्छा होता था। अब देखो हमारे साथ में क्या प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम आप भी फेस कर रहे होंगे, ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस करी। जैसे हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ में रहते हैं। अब पेरेंट्स के साथ में रहते हैं तो पेरेंट्स होते हैं हमारे गृहस्थ। अब क्योंकि पेरेंट्स गृहस्थ होते हैं तो वो सारा एंजॉयमेंट करते हैं जो गृहस्थी का होता है। वो फिल्म देखने भी जाते हैं, वो होटल में खाना खाने के लिए भी जाते हैं, और भी कोई मौका आता है सेलिब्रेशन का तो वो जरूर करते हैं। उसी सारे एक्टिविटीज के अंदर हम भी इन्वॉल्व होते हैं। हम भी उनके साथ होटल जाते हैं, हम भी उनके साथ सिनेमा जाते हैं, हम भी उनके साथ कहीं घूमने के लिए जाते हैं, हम भी उनके साथ दूसरे सेलिब्रेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है, जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा क्या वेस्ट होता है? टाइम वेस्ट होता है। जब पुराने जमाने में लोग ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते थे तो अपने पेरेंट्स से बहुत दूर रहते थे, तो वो उनकी गृहस्थी की एक्टिविटी अलग चलती रहती थी। इधर ये लोग जो होते थे, बच्चे जो होते थे, स्टूडेंट्स जो होते थे, ये उन सारी एक्टिविटीज से दूर, न फिल्म देखने जाते थे। अब फिल्म तो होती नहीं थी उस जमाने में, लेकिन जिस तरह की भी सेलिब्रेशंस और रिक्रिएशंस उस जमाने में होते थे, उन सबसे बहुत दूर रहते थे स्टूडेंट्स। तो पूरा फोकस दे पाते थे अपने पढ़ाई के लिए। अब इसी को अगर हम आज कंपेयर करें तो आप बोलोगे कि सर मैं अपने पेरेंट्स से दूर रह रहा हूं, या मैं अपने पेरेंट्स से दूर रह रही हूं, तो मैं तो ब्रह्मचर्य में हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके हाथ में एक मोबाइल है, और उस मोबाइल फोन की वजह से आपको दुनिया के सारे प्लेजर्स अवेलेबल है अपनी मुट्ठी में। दुनिया के सारे प्लेजर्स आपके सामने मौजूद है। तो होता यह है कि पेरेंट्स से दूर रह के आजकल स्टूडेंट्स ज्यादा रिक्रिएशन करते। उस जमाने में पेरेंट्स से दूर रहते थे स्टूडेंट, और रिक्रिएशन से दूर रहते थे। आजकल उल्टा हो गया है। आजकल जो स्टूडेंट्स पेरेंट्स से दूर रहते हैं वो ज्यादा मजे से रहते हैं, ज्यादा मौज मस्ती करते हैं, और जो स्टूडेंट्स पेरेंट्स के पास रहते हैं वो थोड़े बहुत डिसिप्लिन में रह लेते हैं। आजकल थोड़ा उल्टा हो गया सिस्टम। क्योंकि इस जमाने में क्या होता था ना, स्टूडेंट्स अगर पेरेंट्स से दूर रहते थे तो वो एक आश्रम में रहते थे, और वो आश्रम मेन स्ट्रीम सोसाइटी से बहुत दूर होता था। वहां किसी तरह की सुख सुविधा होती नहीं थी। तो वहां पे सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट किसी स्टूडेंट को पढ़ाई करने में आता था। अब आप सोचो कि आपको लकड़ी काटने के लिए भेजा जा रहा है, लकड़ी काटने के लिए आपको भेजा जा रहा है, आप गाय को साफ कर रहे हो, गाय का दूध निकाल रहे हो, खाना बनाने के लिए सब्जी काट रहे हो, ये सारे कामों में आपको इन्वॉल्व किया हुआ है श्रम के नाम पे। तो आप परेशान हो जाते थे, बोर होते थे, सब काम करके लकड़ी को दिए जा रहे हो पेड़ को काटने के लिए, उसकी डाली पे कुल्हाड़ी पे कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी पे कुल्हाड़ी दे रहे हो, तो उसमें कौन सा बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट हो गया आपका? थकानी होती, परेशानी होती। या गाय की गंदगी साफ कर रहे हो तो उसमें भी परेशानी हो रहे होंगे। तो वो स्टूडेंट्स जो कोई गाय की गंदगी साफ कर रहा था, कोई लकड़ियां काट रहा था, कोई खाना बना रहा था, कोई कुछ और कर रहा था, बर्तन साफ कर रहा था,
उस स्टूडेंट को जब पढ़ाई का मौका मिलता था, जब टीचर बोलते थे कि अब क्लास शुरू हो गई है, तो उस स्टूडेंट के लिए क्लास अपने आप में एंटरटेनमेंट का सोर्स बन जाता था कि अरे यार चलो चलो क्लास शुरू हो गई, बर्तन कपड़े से छुटकारा मिला, झाड़ू कटकेट्स से छुटकारा मिला, गाय धोने से छुटकारा मिला, जंगल से लकड़ी लाने से छुटकारा मिला, पढ़ेंगे, बहुत सारी बातें पता चलेगी, मजा आएगा। तो पढ़ाई उनके लिए एंटरटेनमेंट बन जाती थी। तो वो उस चीज को बहुत ही इन्वॉल्व होकर करते थे, पढ़ाई को बहुत इन्वॉल्व होकर करते थे, इसलिए बहुत अच्छा पढ़ लेते थे वो लोग। अब आजकल हमारे साथ में क्या प्रॉब्लम है कि भैया वर्ल्ड कप चल रहा है और दूसरी तरफ पढ़ाई है। अब वर्ल्ड कप ज्यादा मजा दे रहा है या पढ़ाई ज्यादा मजा दे रही है? मतलब मेरे लिए तो वर्ल्ड कप ज्यादा मजा देता है। वर्ल्ड कोई सा भी मैच हो, नेदरलैंड वर्सेस अफगानिस्तान का भी मैच हो, तो मैं पूरा इन्वॉल्व होकर देखता हूँ उसमें, और कोई ना कोई एक साइड को मैं ले लेता हूँ कि मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, और फिर मेरी इमोशंस जुड़ जाती है उस मुकाबले के साथ में, और एक एक बॉल में देखता हूँ, एक एक शॉट में देखता हूँ। किसी और के लिए कोई और चीज हो सकती, किसी के लिए फिल्में हो सकती। तो आजकल एट आवर डोर स्टेप्स एंड इन आवर हैंड देयर इज सो मच ऑफ एंटरटेनमेंट। इतना एंटरटेनमेंट अवेलेबल है हम लोगों के लिए आज कि पढ़ाई किसको अच्छी लगेगी? हम कोई गाय थोड़ी धो रहे, हम कोई लकड़ी थोड़ी काट रहे जंगल से, हम कोई बर्तन थोड़ी धो रहे रोज। हमारे पास तो एंटरटेनमेंट का खजाना है यार पूरी दुनिया में आज। तो पढ़ाई किसको अच्छी लगेगी? इसीलिए आजकल लोग पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि और आपकी गलती नहीं है इसमें, आपकी गलती है ही नहीं उसके अंदर। हर स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम है। अब जो जितना वहां से बच के थोड़ा बहुत ध्यान दे देता है पढ़ाई में, वो आगे निकल जाता है। बट ये सिस्टम था ब्रह्मचर्य आश्रम का सिस्टम, और इस सिस्टम के हिसाब से उस जमाने में उन्होंने समझ लिया था कि अगर बच्चा, अगर स्टूडेंट मेन स्ट्रीम सोसाइटी में रह गया तो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के प्लेजर्स में डूब जाएगा, और फिर वो पढ़ाई उसको मजा नहीं देगी, फिर उसको मेन स्ट्रीम सोसाइटी के प्लेजर्स मजा देंगे। इसीलिए उन्होंने उस समय बच्चे को निकाला वहां से और उसको लाए जंगल में बने आश्रम में, और उससे करवाए काम, और ऐसे ऐसे काम करवाए कि पढ़ाई उसको अच्छी लगने लग गई, और वो खूब अच्छा पढ़ लिख गया। तो ये होता था ब्रह्मचर्य आश्रम। और अब आप समझ गए कि क्या एक्सपेक्ट किया जाता था ब्रह्मचर्य आश्रम में। लेकिन जब आप 25 साल के हो गए, आपने एजुकेशन ले लिया, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, अब आपके अंदर स्किल्स आ गई, आपके अंदर नॉलेज आ गया, अब आप गृहस्थ आश्रम में आ जाओगे। गृहस्थ आश्रम में आप रहोगे 25 से 50 साल के बीच में। 25 साल की उम्र से लेकर 50 साल की उम्र के बीच में आप किसका हिस्सा रहोगे? गृहस्थ आश्रम का हिस्सा रहोगे। गृहस्थ आश्रम में आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है और कुछ लिबर्टीज भी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है आपकी कि आपको अब मनी अर्न करना है, आपको अब धन का अर्जन करना है। लेकिन आपकी लिबर्टी यह है कि अब आप वर्ल्डली प्लेजर को एंजॉय कर सकते हो। तो वर्ल्डली प्लेजर को एंजॉय करने के लिए सबसे पहले तो इंडिविजुअल की शादी ब्याह करवा दिए जाते थे। भैया इनका विवाह करवा दो, इनकी शादी करवा दो एक अच्छी लड़की से या एक अच्छे लड़के से, ताकि वो जो सेक्सुअल प्लेजर्स है वो तो लेना ही शुरू कर ही दे। उसके अलावा फिर तरह तरह का खाना पीना, घूमना फिरना, उस समय जो भी रिक्रिएशन होते थे वो सारे रिक्रिएशन के लिए वो ओपन हो जाते थे। लेकिन चैलेंज ये होता था, ड्यूटी ये होती थी कि रिक्रिएशन के साथ मनी को भी अर्न करना है, और जो शादी विवाह किया उससे बच्चे पैदा करना है ताकि जनरेशन आगे बढ़ती रहे। तो ये अगले 25 साल ये कार्यक्रम चलता रहेगा। फिर उसके बाद में अगला आश्रम आएगा वानप्रस्थ आश्रम, जो 50 साल से लेके 75 साल के बीच में होगा, 50 to 75 ईयर्स। सॉरी, इस आश्रम को कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, वान और प्रस्थ। वान मतलब कि वन यानी कि जंगल, और प्रस्थ यानी कि प्रस्थान यानी कि चले जाना। अब आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भैया आपने 25 साल खूब जम के जिया अपनी जिंदगी को, आपने 25 साल अपनी जिंदगी को खूब जम के जिया। अब अगले 25 साल आप घर छोड़ दो अपना, आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं, घर की चाबी उनके हाथ में दे दो, घर का मैनेजमेंट उनके हाथ में दे दो, नमस्कार नमस्कार कर लो, और उसके बाद आप निकल जाओ जंगल की तरफ। जंगल में जाके शिकार नहीं करना है, आदि मानव बन के नहीं रहना है। जंगल में जाके आप एक आश्रम बनाएंगे, वन में जाके आप एक आश्रम बनाएंगे, और उस आश्रम के अंदर आप रहेंगे। ठीक उसी तरह दूसरी या नई जनरेशन को नॉलेज देंगे जैसे कभी आपने किसी आश्रम के अंदर जाके खुद हासिल किया था। तो वानप्रस्थ का मतलब जंगल में आश्रम बना के रहेंगे और आने वाली जनरेशन को नॉलेज प्रोवाइड करेंगे जैसे आपने किसी के यहाँ जाके लिया था। यह है वानप्रस्थ आश्रम। और फिर सबसे एंड में आता है संन्यास आश्रम, जिसको आइडियली माना गया है 75 to 100 एंड प्लस। वैदिक काल में एक इंसान की, एक इंडिविजुअल का आइडियल लाइफ स्पैन, एवरेज नहीं बोल रहा हूं, आइडियल लाइफ स्पैन 100 ईयर्स माना गया है कि एक मनुष्य 100 साल जी लेता है, जी सकता है। एक मनुष्य 100 साल जी सकता है। तो 100 में आखिरी 25 साल जो रहेंगे, या फिर अगर वो 100 साल से भी ज्यादा जी लेते हैं तो फिर आगे प्लस वाले ईयर्स भी उसमें ऐड हो जाएंगे। तो 75 के आगे की जो पूरी लाइफ होगी वो संन्यास आश्रम होगा। अब एक इंडिविजुअल को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सोसाइटी में उसको जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस देने थे वो दे चुका। अब वो सिर्फ रेस्ट करेगा अपने आश्रम में, उसके स्टूडेंट्स और उसके बेटे बेटी उसकी जरूरतों का सामान उसको लाके देते रहेंगे, और कुछ नौकर चाकर उसके लिए रख देंगे जो उनकी सेवा करते रहेंगे, और वो अपना अंतिम समय अपने आश्रम के अंदर प्रकृति के बीच रहते हुए बिताएंगे। ये था संन्यास आश्रम। तो इस तरह से इन चार आश्रमों के बेसिस पे इंसान की पूरी लाइफ चलती थी। अब जगन्नाथ पूछ रहे हैं कि सर ये सिस्टम क्या ओनली मेन के लिए था या वुमेन के लिए भी था? तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि अगर एक शब्द में जवाब दूं तो वुमेन के लिए नहीं था, और दूसरे शब्दों में जवाब दूं तो यूं कहूं कि वुमेन भी इस पूरे आश्रमों को विटनेस करती थी, लेकिन अपने पुरुष के साथ, अपने मैन के साथ में, अपने हस्बैंड के साथ में। कई स्त्रियां ऐसी होती थी अर्ली वैदिक पीरियड में जो ब्रह्मचर्य आश्रम में एजुकेशन लेती थी, कुछ नहीं भी लेती थी। जो स्त्री ने एजुकेशन लिया वो भी गृहस्थी की तरफ आएगी, और वो भी वानप्रस्थ की तरफ जाएगी, वो भी संन्यास की तरफ जाएगी, लेकिन अपने हस्बैंड के साथ में।
तो यहाँ पे जो स्त्री होती थी वो हस्बैंड के हिसाब से ज्यादा चलती थी, अकेले नहीं वो रहती थी, अकेले नहीं रखा गया है कि स्त्री को। तो ये चीज ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट इज स्टेपल फूड वाज मिल्क एंड इट्स बाय प्रोडक्ट। कई बार पूछ लिया जाता है कि जो सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो उस जमाने के लोग खाते क्या थे, वो भी कई बार ध्यान में रख लिया जाता है। तो आप भी ध्यान में रखना कि जो वैदिक लोग होते थे उन वो वैसे तो बहुत कुछ खाते थे। वो मोहम्मद बिलाल बोल रहे कि क्वेश्चन है तो पूछ लो, क्वेश्चन ही पूछ लो। स्टेपल फूड उनका क्या होता था? मिल्क और उसके बाय प्रोडक्ट्स। स्टेपल फूड मतलब होता है मुख्य आहार। तो ऐसा नहीं है, वो बहुत सारी दूसरी चीजें भी खाते थे, लेकिन उनके खाने के अंदर मिल्क और उसके बाय प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा शामिल होते थे। और ये चीज आप आज भी उत्तर भारत के अंदर देख सकते हो, मध्य भारत के अंदर देख सकते हो कि स्टेपल फूड जो हमारा होता है उस स्टेपल फूड के अंदर हमारा मिल्क जरूर होता कहीं ना कहीं। उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत, खासतौर पे उत्तर भारत, यहाँ पे आप देखो दूध बहुत ज्यादा पीते लोग, राइट? दूध बहुत पीते लोग यहाँ पे। उसके अलावा घी बहुत खाते हैं, घी बहुत पसंद होता है। खासतौर पे हरियाणा से लेकर राजस्थान तक का जो बेल्ट है, यहाँ के लोग घी खाते नहीं है, ऐसा लगता है घी पीते, इतना घी वो कंज्यूम करते हैं। फिर मक्खन, बटर, अगेन बटर का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। छाछ, लस्सी, पंजाब में लस्सी बहुत फेमस है। तो हम ये देखते हैं कि जो नॉर्दर्न इंडिया वाला बेल्ट है, आज भी वहां पे मिल्क और उसके बाय प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी डाइट पूरी होती ही नहीं है जब तक मिल्क या उसका कोई बाय प्रोडक्ट ना हो। अगर आप दूध नहीं भी पीते हो, कि कई लोगों को नहीं पसंद, दूध मुझे नहीं पसंद आता, कच्चा दूध पीना उल्टी हो जाए ऐसी हालत हो जाती है, लेकिन घी बहुत अच्छा लगता है, मक्खन बहुत अच्छा लगता है, पनीर बहुत अच्छा लगता है, तो आप किसी न किसी फॉर्म में उसको कंज्यूम कर लेते हो। कुछ नहीं तो दाल में घी डाल लेते हो, रोटी के ऊपर मक्खन लगा लेते हो, कुछ तो कर ही लेते हो, किसी न किसी फॉर्म में तो वो मिल्क जा ही रहा है आपके बॉडी के अंदर। तो ये आर्यों के जमाने से ही मिल्क एक स्टेपल फूड बन के चला आ रहा है। इसके अलावा आर्य जो होते थे मोहम्मद बिलाल बोल रहा है सिस्टम स्पेशली फॉर मैन, ऐसा नहीं है। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है बिलाल कि ये सिस्टम सिर्फ मेन के लिए था। वो बन गया सिस्टम एक मेन के लिए, वो मेन के लिए था नहीं कभी सिस्टम। और वैसे भी दुनिया के सारे रिलीजन और कल्चर में हमने यही देखा है कि मेन बहुत हावी होते हैं सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में। ये तो वैदिक रिलीजन है बिलाल, जिसके अंदर फिर भी विमेन को काफी अच्छा स्टेटस मिला हुआ है कि वो भी ब्रह्मचर्य आश्रम में, किसी आश्रम में जाके स्टडी कर सकती है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, एग्जाम्पल दिए थे दो बड़ी विदुषियों के, गार्गी और लोपामुद्रा। ये दो ऐसी विदुषियां थी जो बहुत उच्च स्तर की एजुकेशन को प्राप्त कर चुकी थी। खास तौर पे गार्गी, गार्गी तो इतनी इंटेलिजेंट थी, इतनी इंटेलिजेंट थी गार्गी की, कहते हैं कि गार्गी ने याज्ञवल्क्य को भी शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था। इतनी इंटेलिजेंट थी। याज्ञवल्क्य ने गुस्से में आके उनको बोला था गार्गी चुप हो जाओ वरना सर फोड़ दूंगा। ये बात एक्चुअली जो मैं बोल रहा हूँ ये वेदों में मेंशन्ड है कि गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद हुआ था। तो वैदिक काल के अंदर ऐसा नहीं कि सब कुछ मेन का था, विमेन को बहुत ज्यादा लिबर्टी थी। हाँ, कुछ विमेन जो थी वो आगे बढ़ जाती हैं और अपना नाम रोशन करती है, बाकी नहीं कर पाती, वो अनदर थिंग है, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन फिर भी उनको काफी लिबर्टी थी। बाकी के युगों में, बाकी के दुनिया में, बाकी के रिलीजन्स में और बाकी के कल्चर्स के मुकाबले अगर हम देखें तो वैदिक काल में जितनी आजादी विमेन को थी उतनी दुनिया के किसी कल्चर या रिलीजन में विमेन को नहीं मिली थी। इवन वैदिक काल के शुरुआती फेज में विमेन वॉरफेयर के लिए भी जाती थी, युद्ध के लिए भी जाती थी, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी उन्होंने किया। तो ये सिर्फ विमेन के लिए, मेन के लिए नहीं होता था, विमेन के लिए भी होता था। बट क्योंकि जब आज हम पढ़ते हैं एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में तो हमको सब कुछ मेन के हिसाब से ही लगता है, और वैदिक पीरियड भी एक जैसा नहीं रहा। वैदिक पीरियड के लेटर पार्ट में आते आते पुरुषों का डोमिनेंस बहुत बढ़ गया, क्योंकि युद्ध बहुत बढ़ गए, वॉरफेयर बहुत बढ़ गया। इसीलिए फिर लेटर वैदिक पीरियड में सारे सिस्टम पर्टिकुलरली मेन के लिए होने लग गए, बट ओरिजिनली ये मेन के लिए सिर्फ और स्पेसिफिकली मेन के लिए नहीं बने थे। ठीक है, तो स्टेपल फूड की हम बात कर रहे थे। उसके अलावा आर्य जो होते थे ये लोग हंटिंग वगैरह भी करते थे, नॉन वेजिटेरियन फूड भी ये खाते थे। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज है जिससे हमको समझ में आता है कि ये लोग अच्छे वॉरियर्स और हंटर्स हुआ करते थे। जैसे कि आर्चरी ये लोग बहुत प्रैक्टिस करते थे, आर्चरी ये लोग बहुत प्रैक्टिस करते थे। शिवांशी मालवीय बोल रही सर हाउ कैन वी ब्रिंग बैक आश्रम सिस्टम? आश्रम सिस्टम अब जो है थोड़ा इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। यू जस्ट हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर योरसेल्फ वेयर यू डोंट गेट डिस्ट्रैक्शंस, दैट्स इट। आश्रम का ऑब्जेक्टिव पूरा होना चाहिए, भले आप अपने घर पे रहते हो, बट क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर योरसेल्फ वेयर यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट अपने लिए क्रिएट करो, बाकी तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। आजकल मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन, टेक्नोलॉजी को पढ़ने की जरूरत है हमको, तो वो बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस में जाके ही होता है। और आज के जमाने में इंटरनेट और मोबाइल फोन, सोशल मीडिया इंटीग्रल पार्ट है हमारी लाइफ के। अगर मैंने ये क्रिटिसाइज किया कि आजकल बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं मोबाइल्स की वजह से या सराउंडिंग्स की वजह से, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यू शुड स्टॉप यूजिंग द मोबाइल फोन्स और वी शुड स्टॉप यूजिंग द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। मैं ये कभी भी रेकमेंड नहीं करता। अगर आपको दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलना है ना, तो ये सारी चीजों को अपने साथ जोड़ के रखना ही होगा। द ओनली थिंग विच यू कैन डू इज कंट्रोल योरसेल्फ। यू शुड बी नोइंग वेयर टू स्टॉप। इंडियंस के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इन्हें पता नहीं होता कि रुकना कहाँ है। जब भी कोई काम करना शुरू करते हैं तो बस करते ही जाते, रुकना कहाँ है वो पता नहीं होता। मैंने ये देखा है, जो बहुत देखा है मैंने। जैसे इंडियंस शराब बहुत सारे लोग पीते दुनिया में, लेकिन वो ऐसे पीते हैं कि हाँ ठीक है 2 पैक पी लिए। इंडियंस ऐसे होते हैं, मैंने देखा है कि पार्टी करते, शराब पीते हैं, तो एक पूरी बोतल पीने के बाद तो उनकी एक्चुअली पार्टी का मन शुरू होता है उनका कि अब होगी पार्टी। तो बात ये नहीं होती कि शराब पीना अच्छी या बुरी बात है, हम बुरा ही मानते हैं उसको, लेकिन वो एक्सेस में होती तो एक्चुअली बुरी हो जाती।
उसी तरह कोई भी काम अगर आप सोशल मीडिया पे भी हो या आप मोबाइल फोन भी यूज कर रहे हो, तो एक्सेस में जब आप उस चीज को करोगे तब वो एक्चुअली आपके लिए बुरा है। कंट्रोल में आप उसको करोगे तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। सो आश्रम सिस्टम वापस लाना और कुछ क्रिएट करना ये तो बहुत डिफिकल्ट होगा, बट जस्ट बी अवेयर दैट वी आर बीइंग डिस्ट्रैक्टेड, और जहां पे आपको लगे कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो, ब्रिंग बैक योरसेल्फ फ्रॉम देयर। एक्टिविटीज की मैं बात कर रहा था, आर्चरी। ये लोग क्या करते थे, धनुष बाण चलाते थे। आर्चरी धनुष बाण चलाने में बहुत माहिर होते थे, इनको जरूरत भी बहुत ज्यादा होती थी। और कमेंट्स पढ़ रहा हूं आपके, इसलिए बोल नहीं पा रहा हूं। श्वेता बोल रही ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचारी में डिफरेंस। अभी जो जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो ब्रह्मचारी होता है, एज सिंपल एज दैट। हर्षराज बोल रहे हैं व्हाट अबाउट सेल्फ डिफेंस। हर्षराज बहुत अच्छी बात आपने बोली है। सेल्फ डिफेंस तो बहुत जरूरी है आज की तारीख में, बट सेल्फ डिफेंस सीखना आसान नहीं होता। मतलब मैं बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब वगैरह पे, जहाँ पे कोई किसी को कुछ बता रहा होता है कि भाई अगर तुम पे ऐसा हमला हो जाए तो तुम्हें ऐसा कर देना है, वैसा कर देना है, यहाँ से मार देना है, वहां से मार देना है। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ कि जब आप एक्टिव फाइट में होते हो, जब आप एक्चुअली किसी से लड़ रहे होते हो ना, आपकी कोई ट्रेनिंग काम नहीं आती। आपकी कोई ट्रेनिंग इमीडिएटली तो काम में नहीं आती। जैसे मैंने बॉक्सिंग सीखी हुई है, खेला हुआ मैं बॉक्सिंग, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता, वैसे खुदा कभी नहीं खास्ता, लेकिन फिर भी खुदा ना खास्ता अगर मेरी किसी से लड़ाई हो जाए, तो ऐसा थोड़ी है कि लड़ाई हो जाए तो मैं बिल्कुल बॉक्सिंग की पोजीशन में आ जाऊंगा और उसको जैब और ये सब मारने लगूंगा। मेरे हिसाब से थोड़ी लड़ेगा भाई। एरिना में जाके मैं लड़ता था किसी से, तो वो भी वैसे ही रहता था, तो मैं उससे लड़ पाता था। अब अगर कोई मुझे लात घूसे और पूरी शरीर से मारने आए, तो मैं पूरा पोजीशन में आके थोड़ी लड़ाई कर सकता हूँ उससे। मुझे भी उसी हिसाब से लड़ना पड़ेगा। वो तो फिर लड़ाई के दौरान कोई ऐसा पॉइंट बनेगा जहां मैं उसको एक अच्छा पंच लगा सकता हूँ, मौका मिलेगा तो मैं लगा दूंगा उसको पंच। ये जो सेल्फ डिफेंस की आपने बात करी ना, एक चीज तो तय है कि सेल्फ डिफेंस किसी को सिखाने के लिए उसको एक्चुअली फाइट में एंगेज करना पड़ेगा, उसको टफ टाइम देना पड़ेगा फाइट में, उसको एक्चुअली वो रियल लाइफ सिनेरियो के अंदर जाके ठोकना पड़ेगा, पीटना पड़ेगा, अब वो सेल्फ डिफेंस समझ पाएगा। तो बहुत जरूरी है सेल्फ डिफेंस, लेकिन सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। बट क्योंकि आपने बोला है तो मैं एक टिप आपको दो टिप दे देता हूं मैं आपको, जिससे कि आप अपने सेल्फ डिफेंस को दुरुस्त कर सकते हो, खासतौर पर लड़कियां। दो चीज का ध्यान रखो। पहली चीज तो ये कि लगभग 450 रुपए खर्चा करके अपने पास में एक पेपर स्प्रे ले आओ। ऑनलाइन मिलता है, PEPPER, पेपर स्प्रे। आप टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगा। एक पेपर स्प्रे की बोतल आती है, वो बोतल 450, 500, 700, 800, 1000, 1200, 1500 तक बहुत अच्छी क्वालिटी की आती है। वो ऐसी बॉटल्स होती है जिसके अंदर एक ऐसा स्प्रे भरा हुआ होता है कि अगर आपके सामने 6-7 लोग भी खड़े और आप उनके सामने 6-7 फुट के डिस्टेंस से स्प्रे कर देते हो, तो वो 6-7 लोग 15 मिनट तक अपने पांव पे खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उस स्प्रे के अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो उनकी नाक में और आंख में जब जाएंगे तो इतनी ज्यादा इरिटेशन क्रिएट करेंगे, इतना ज्यादा उनको दर्द करेगा, जलन होगी, बर्निंग सेंसेशन होगा कि वो आपको भूल जाएंगे। तो 15 मिनट तक आप अपने पांव पे खड़े नहीं हो सकते। 15 मिनट किसी बुरी सिचुएशन से एस्केप करने के लिए बहुत होता है। आपका ऑब्जेक्टिव सेल्फ डिफेंस करने के प्रोसेस में ये नहीं कि आप अपने दुश्मनों को मिट्टी में मिला दो। आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना होता है कि आप एक खतरनाक सिचुएशन में फंस गए तो वहां से भाग जाओ। उसके लिए पेपर स्प्रे बहुत ही काम का होता है। दूसरी जो चीज मैं बता रहा हूँ वो बहुत खतरनाक चीज बता रहा हूँ। आई डोंट नो मुझे वो चीज बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, लेकिन अब मैं इतना यहां तक आ गया हूं तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि जब आप सेल्फ डिफेंस करते हो, अब कोई इंसान अगर आपके ऊपर हमला कर देता है, आप कोई भी हो, आप लड़के हो या लड़की हो, कोई भी हो, कोई आपके ऊपर हमला कर देता है, तो जनरली जो हमलावर होता है ना उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, और जिसके ऊपर हमला होता है ना वो डरा हुआ रहता है। अगर उसके पास ताकत होती भी है ना तो वो पूरी ताकत से एकदम नहीं लड़ पाता। लेकिन हमलावर किसी लालच से आपके ऊपर हमला करता है, तो उस लालच की वजह से उसकी ताकत और एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। और आपके ऊपर क्योंकि अचानक हमला होता है तो आप शॉक में होते हो, सदमे में होते हो, तो आप एकदम फाइट बैक वाली पोजीशन में नहीं होते। तो आपकी ताकत अगर कम है तो वो और कम हो जाएगी, और अगर बराबर भी है आपकी ताकत उससे तो भी आप थोड़े कम ही रहोगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एनर्जी में है लालच की वजह से। ऐसे इंडिविजुअल जो बहुत एनर्जी से और बहुत लालच में आपके ऊपर हमला कर देते हैं, उनसे लड़कर जीतना थोड़ा मुश्किल होता है। तो एक तरीका मैं आपको बताता हूं कि आप क्या कर सकते हो। अब उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ छोटे मोटे औजार की जरूरत होती है। सपोज आपके पास में एक पेन है, ये पेन है, मान लीजिए मेरे पास में एक पेन हम अपनी जेब में हमेशा रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको कैरी करने में। एक पेन हम अपनी हमेशा अपनी जेब में रख सकते हैं, या कोई छोटा मोटा जैसे पेचकस आता है, पेचकस जैसा हम अपनी जेब में रख सकते हैं। और पेचकस के अंदर भी होल्डर्स आते हैं जो आप उसको जेब के अंदर रख सकते हो। आप सिर्फ इतना करो कि अगर आपकी जान वाकई में बहुत खतरे में है, कि आप अकेले हो और सामने वाला आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है, तभी इस चीज को यूज करना आप कि आप अपने पेन को निकालो, अपने पेचकस को निकालो। पेन और पेचकस दोनों नहीं आपके पास में, तो आपके पास शायद कोई चाबी हो सकती है, आपके एक्टिवा की या मोटरसाइकिल की चाबी हो सकती है। आप उसको अपनी मुट्ठी में बंद करो, उसका नुकीला हिस्सा निकालो और हमलावर की आंख में पूरी ताकत से मार दो। जो भी हमलावर है, अगर वो हावी हो ही गया आपके ऊपर, आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप इतना मौका बनाओ कि आप बस इतना भी मार दो उसके ऊपर। कोई यहां से खींच के मारने की जरूरत नहीं है, यहां पे भी अगर हो आप, और इतना मार दो उसको बस उसकी आंख में। कितना भी ताकतवर इंसान हो, कितना भी ताकतवर इंसान हो, जब उसकी आंख में लगेगी तो आपको छोड़ देगा। और यही आपको चाहिए कि वो आपको छोड़ दे, ताकि आप वहां से एस्केप करके निकल जाए और अगले कई मिनट्स तक वो अपने पांव पे खड़ा नहीं हो पाएगा। और अगर हो भी गया तो आपका पीछा नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप उसको एक बहुत खतरनाक इंजरी दे चुके होंगे। आई डोंट नो मुझे ये बात बतानी चाहिए थी या नहीं बतानी चाहिए थी, लेकिन ये अंतिम विकल्प है आपके सेल्फ डिफेंस का, अंतिम विकल्प है। और अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है, आपके पास में चाबी भी नहीं है, आपके पास पेन भी नहीं है, तो आपका जो अंगूठा होता है,
ये जो अंगूठा होता है, जब जब हम इस अंगूठे को ऐसा मोड़ते हैं तो ये हिस्सा बहुत कड़क हो जाता है हमारा। उसका सर पकड़ के उसकी आंखों में दोनों अंगूठे जोर से घुसा दो, जोर से घुसा दो और उसको कुरेद दो एक बार, अगेन वो आपको रिलीज कर देगा। तो ये कुछ तरीके हैं जो बेसिक है, जो सेल्फ डिफेंस के लिए इस हर्ष ने पूछ लिए और मैंने बता दिए। बता इसलिए दिए, यू नेवर नो, गॉड फॉरबिड्स की आपको कभी इन तरीकों की जरूरत पड़े, लेकिन जिस दिन पड़ेगी शायद उस दिन इनसे ज्यादा उपयोगी कुछ भी नहीं होगा। आपकी सारी पढ़ाई लिखाई और डिग्रीज एक तरफ रहेगी और ये सेल्फ डिफेंस के छोटे छोटे तरीके आपको जिंदगी आगे और जीने के लिए और डिग्निटी से जीने के लिए मौका दे सकते हैं। इसलिए बात बहुत अच्छी बोली थी हर्षराज ने, तो मैंने इतना टाइम दे दिया उसको। अनुराग बोल रहा है 373 लग जाएगी। अनुराग अपन मर जाए, अपन मर जाए या अपनी इज्जत लुट जाए, उससे अच्छा है कि अपने ऊपर कोई धारा लग जाए। अपनी जिंदगी खत्म हो जाए या अपनी इज्जत खत्म हो जाए, उससे अच्छा है कि अपने ऊपर कोई धारा लग जाए। कोर्ट का चक्कर काट लेंगे अपन, लेकिन उस दिन अपन तो बचेंगे। तो उस पोजीशन में अगर आप हो तो फिर धारा वारा के बारे में सोचना नहीं चाहिए, ना ही इंसान सोचता है फिर उस समय धारा के बारे में। वो क्यों नहीं सोच रहा धारा के बारे में? जो हमला कर रहा है उसके ऊपर नहीं लगेगी धारा। मनीष कुमार बोल रहे राहुल सर की शादी कब है? टांग तो टूटी हुई है, अभी कहां से शादी करवा दोगे आप? क्या करेंगे अभी शादी करके टूटी टांग से? आगे बढ़ते हैं अपन। रेसलिंग की भी बात कर रहा था मैं कि आर्य जो होते थे ना, रेसलिंग बहुत करते थे। आर्यों को रेसलिंग बहुत पसंद थी, हंटिंग बहुत करते थे। हंटिंग एक ऐसा स्पोर्ट होता है, लेफ्टिनेंट सचिन बोल रहे कि मैं उज्जैन से हूं। भाई साहब पहले लेफ्टिनेंट नाम हटाओ अपना। ये अर्न किया जाता है ना, ऐसे लगा नहीं लिया जाता, लिख नहीं लिया जाता, ये अर्न किया जाता है। अब हरदीप बोल रहे कि अक्षय कुमार सिखाता। अरे यार मैं बोल रहा हूं तुमको कि यूट्यूब पे देख के तुम सेल्फ डिफेंस नहीं सीख सकते जब तक कि तुम खुद 2-4 लात घुसे नहीं खाओगे। रेसलिंग बहुत पसंद थी आर्यों को, हंटिंग बहुत पसंद थी आर्यों को, और ये जरूरी भी था उन लोगों के लिए क्योंकि ये लोग योद्धा होते थे। अब रेसलिंग इनको युद्ध के लिए हमेशा तैयार रखती थी, अगेन सेल्फ डिफेंस प्रैक्टिस से आता है। दूसरा हंटिंग, हंटिंग क्या होता है ना कि हंटिंग से आपकी बैटल स्किल्स बहुत अच्छी होती है। हंटिंग 2 तरह के जानवरों का होता था। एक ऐसे जानवर होते थे जो हिरण जैसे जानवर होते थे, कुदाले मार मार के भागने वाले, तेज भागने वाले। दूसरे ऐसे जानवर होते थे जो लायन, टाइगर्स, लेपर्ड्स जैसे जानवर होते थे। इस तरह के जानवरों के हंटिंग करने से आपकी स्किल्स अच्छी होती। जैसे एक भागते हुए हिरण को आप तीर से मारते थे, एक भागते हुए हिरण को जब आप तीर से मारते थे तो आपकी एक्यूरेसी और आपका निशाना लगाने की स्पीड अच्छी होती थी, उसकी अच्छी प्रैक्टिस होती थी। जब मैदान जंग में आपको दुश्मन मिलेगा इधर उधर भागता हुआ, तो आप उसके ऊपर भी एक एरो शूट करके उसको मार सकते हो। सिमिलरली अगर आप टाइगर या लायन जैसे एनिमल का शिकार करते थे तो टाइगर और लायन जैसे एनिमल्स बहुत ताकतवर भी होते हैं और बहुत अग्रेसिव भी होते हैं। तो टाइगर और लायन ऐसे होते हैं कि जब वो दहाड़ते हैं, जब वो रोर करते हैं तो इंसान कांप जाता है। और मैंने सुना है अपने कानों से, हालांकि इतनी पास से नहीं सुना है कि बिल्कुल सामने से सुना है, लेकिन जब मैं जंगलों में कैंप में रहता था, कई बार रात को घंटों घंटों तक टाइगर के रोर करने की आवाज आती थी। और वो जो आवाज आती थी, ऐसा लगता था जब टाइगर थोड़ा क्लोज आके रोर करता था तो ऐसा लगता था कि उसकी आवाज आपकी बॉडी के अंदर से होकर जमीन में चली गई। ऐसा फील होता था एक्चुअली जब टाइगर रोर करता था। आपकी पूरी बॉडी, आज सिर्फ आपके कान नहीं सुनते उसकी रोर को, आपकी पूरी बॉडी उसकी रोर को फील करती। तो शिकारी जब शेरों का शिकार करने के लिए जाते थे तो वो शेर जब शिकारी को सेंस करता था, जब वो दहाड़ता था, तो उसकी दहाड़ के बावजूद भी शिकारी अपने तीर को और अपने धनुष को वाइब्रेट नहीं होने देता था, कांपने नहीं देता था, और अपने आप को स्टेबल रख के उस अग्रेसिव एनिमल को मारता था। इससे स्किल बढ़ती थी, स्किल बढ़ती थी। कई बार तो शेरों का शिकार ऐसे होता था कि तीर धनुष से नहीं मारते थे, उनको भालों से मारते थे। भाले लेते थे लंबे लंबे 6-6 फीट के, और एक हाथ में भाला रखते थे, दूसरे हाथ में रखते थे ढाल, और जाते थे जंगल में शेर का शिकार करने के लिए। अब जैसे शेर दिखा, शेर ने हमला किया, तो ढाल से रोकते थे शेर को, शेर के हमले को ढाल से डिफेंड करते थे और भाले से उसको पेनिट्रेट करते थे, उसकी बॉडी के आर पार घुसा देते थे भाला। शेर एकदम से मरता नहीं है। एक भाला भी अगर आपने घुसा दिया शेर को तो उसमें इतनी एनर्जी होती है और इतना अग्रेशन होता है कि वो अग्रेशन और एनर्जी के दम पे आपके ऊपर 2-3 हमले और कर देगा। तो एक बार भाला घुसाया आपने और फिर निकालना भी होता था, फिर पोजीशन चेंज करके दूसरी तरफ से भाला घुसाओ फिर निकालो। इस तरह से लोग शिकार करते थे। तो उनकी हंटिंग की स्टाइल जो होती थी वो बहुत ब्रेव स्टाइल्स होती थी, बहुत ही तगड़ी स्टाइल में वो लोग हंटिंग करते थे। इससे उन जमाने के लोगों की जो वॉरियर स्किल्स होती थी वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती थी, एनहांस हो जाती थी। अब आप इमेजिन करो कि अगर एक शेर ने आपके ऊपर हमला किया और आप ढाल से बचा के उसको पेनिट्रेट कर रहे हो भाले से, तो जब आप युद्ध भूमि में जाके किसी दुश्मन से मुकाबला करोगे तो वो दुश्मन आपको बहुत स्ट्रांग नहीं लगेगा। जब आपने शेर का वजन झेल लिया और उसको भाला मार दिया, फिर दुश्मन क्या लगेगा आपके सामने। और ये सच में होता था। गुप्त काल के अंदर समुद्रगुप्त की मैं बात बताता हूँ आपको। समुद्रगुप्त के सिक्के मिले और उसके बेटे चंद्रगुप्त के भी सिक्के मिले, जिसके ऊपर हाथों से शेर का शिकार करते हुए उनकी इमेज बनी हुई है। बेयर हैंड से शेर का शिकार करते हुए उनकी इमेजेस बनी हुई है। मतलब प्राचीन भारत में इसी तरह से शिकार किया जाता था और इसीलिए प्राचीन भारत के योद्धा शिकार पे रेगुलरली जाते थे। और फिर उसके बाद डाइसिंग है, यानी कि जो चौसर का खेल होता है। चौसर का जो खेल होता है, जो युधिष्ठिर ने खेला था और बहुत हार गए थे, जिसमें मामा शकुनी बहुत एक्सपर्ट थे। ये चौसर का खेल आर्य खेलते थे और ये चौसर का खेल आर्यों का बहुत इंपॉर्टेंट खेल होता था। इट वॉज एज गुड एज वॉर। ऐसा माना जाता था वैदिक काल में कि अगर आप एक क्षत्रिय हो और मैं भी एक क्षत्रिय हूं,
और आपने मुझे चुनौती दी कि सर एक एक बाजी हो जाए चौसर की, आओ एक राउंड खेलते हैं चौसर का, या जिसको डाइसिंग बोलते हैं। तो मैं मना नहीं कर सकता था। अगर आप एक क्षत्रिय हो, मैं एक क्षत्रिय हूं, या मैं अकेला एक क्षत्रिय हूं, आप कुछ भी हो, और आपने मुझे चैलेंज दिया, एक क्षत्रिय को चैलेंज दिया कि आओ चौसर की एक बाजी खेलते हैं, और मैंने एक क्षत्रिय होते हुए उसको मना कर दिया कि नहीं नहीं आज नहीं, आज थोड़ा जल्दी जाना है, मम्मी बुला रही है, तो ये कायरता मानी जाती थी। क्या मानी जाती थी? कायरता मानी जाती थी। जिस तरह ये बिल्कुल वैसा ही माना जाता था कि किसी क्षत्रिय को युद्ध में ललकारा गया कि आजा लड़ाई कर ले, और उस क्षत्रिय ने बोला कि नहीं मैं तो घर जा रहा हूं, लड़ाई वड़ाई बाद में करेंगे। चौसर के खेल के लिए मना करना भी वैसा ही माना जाता था कि क्या कायर आदमी है, बाजी भी नहीं खेली इसने, चला गया। इसलिए युधिष्ठिर के पास कोई अवसर ही नहीं था सिवाय इसके कि उनको चौसर खेलना ही था, ये जानते हुए भी कि वो शकुनी से जीत नहीं पाएंगे। खेलना ही था उनको, क्योंकि क्षत्रिय मना कर ही नहीं सकता था चौसर खेलने के लिए। तो ये तो सारी बात रही अर्ली वैदिक पीरियड की सोसाइटी की। अब अपन आते हैं लेटर वैदिक पीरियड की सोसाइटी में कि लेटर वैदिक पीरियड की सोसाइटी में क्या क्या परिवर्तन आए उसके मुकाबले में। सबसे पहली चीज लेटर वैदिक पीरियड की सोसाइटी में जो बदलती है वो है विमेन की कंडीशन। कंडीशन ऑफ विमेन वाज डिटीरियोरेटेड इन वैदिक लेटर वैदिक एज। सॉरी, लेटर वैदिक एज में विमेन की कंडीशन क्यों खराब होती है मैं उसको समझाता हूं आपको। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये होती है कि वॉरफेयर बहुत बढ़ जाते हैं। जिस भी सोसाइटी के अंदर वॉरफेयर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं उस सोसाइटी में विमेन की कंडीशन हमेशा खराब होती ही होती है। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि जो वॉरफेयर होता है, रूथलेस वॉरफेयर होता है, तो उस रूथलेस वॉरफेयर के अंदर जो विमेन होती है वो बहुत वल्नरेबल हो जाती है। जनरली उस जमाने में जो फीमेल्स होती थी उनको ट्रॉफीज की तरह देखा जाता था कि हमने शत्रु को पराजित कर दिया, अब शत्रु को पराजित करने के बाद उसकी जो स्त्रियां हैं वो सब हमारी हो जाएगी। और ये जो टेंडेंसी होती थी उस जमाने में, उस टेंडेंसी की वजह से हर कोई अपने घर की लड़कियों को प्रोटेक्ट करके रखना चाहता था। कौन चाहेगा कि उसके घर की लड़कियों को कोई पकड़ के ले जाए दुश्मन? कोई भी नहीं चाहेगा। तो जब युद्ध बहुत बढ़ गए उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक काल में, क्योंकि आर्य अब निकले कॉन्क्वेस्ट के लिए, जंगलों को जलाते हुए, नदियों को सुखाते हुए, बढ़े सेंट्रल इंडिया की तरफ, बढ़े ईस्टर्न इंडिया की तरफ। लेकिन ईस्टर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया में भी बहुत सारी ट्राइब्स रहती थी, वो भी अपने आप को डिफेंड कर रही थी। उनमें से भी बहुत सारी ताकतवर ट्राइब्स थी जो बहुत कड़ा मुकाबला दे रही थी आर्यों को। तो युद्ध बहुत हो रहे थे, आर्य खुद भी आपस में बहुत युद्ध कर रहे थे। तो ये जो लेटर वैदिक एज है ये केओटिक एज था। युद्ध बहुत ज्यादा हुए थे, फीमेल्स बहुत वल्नरेबल होती थी, इसलिए लोगों ने अपनी फीमेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए घर में रखना शुरू कर दिया कि भैया बाहर मत निकलो, बाहर स्थिति ठीक नहीं है। और इसी वजह से वो आश्रमों में जाना रुक गई। अब क्योंकि उनका आश्रमों में जाना रुक गया तो एजुकेशन मिलना बंद हो गया। एजुकेशन मिलना बंद हो गया, अब सोसाइटी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती वो, और वो डिपेंडेंट हो गई बचपन में अपने फादर के लिए, फादर के सामने, जवानी में अपने हस्बैंड के सामने, और बुढ़ापे में अपने बेटे के सामने। तो वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस स्त्रियों से छूट गया। फाइनेंशियल, देखो सोसाइटी उसी को पैसा देती है जो सोसाइटी को कुछ दे रहा होता है, जो समाज को कुछ दे रहा होता है, समाज उसी को पैसा देता है। अब स्त्री के पास स्किल और नॉलेज नहीं रहा तो समाज को कुछ दे नहीं सकती थी, तो समाज डिग्निफाइड तरीके से उसको कोई पैसा नहीं देता था, तो वो किस पे निर्भर हो गई? अपने पति के ऊपर, बेटे के ऊपर, पिता के ऊपर। ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जब किसी से छिन जाता है उसकी दुर्दशा वहीं शुरू हो जाती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। इसलिए मैं सभी को यह कहता हूं कि एक पर्टिकुलर एज के बाद में हमको अपनी अर्निंग से शुरू कर देनी चाहिए, कितनी भी हो सके, लेकिन अर्निंग होनी चाहिए हमारे पास में, ताकि हम थोड़ी बहुत डिग्निटी के साथ में जी सके। और लड़कियों के लिए तो ये बहुत ज्यादा खास बात है, क्योंकि लड़के तो करेंगे कभी ना कभी कुछ ना कुछ काम, लेकिन लड़कियों की जिंदगी बिना काम के भी बीत सकती है। वो कुछ काम ना भी करें तो किसी की वाइफ बन के जिंदगी बिता सकती है, लेकिन उसमें तुम गुलाम बन जाती हो, तुम्हारी अपनी कोई इच्छा नहीं रह जाती। तुम्हें कुछ भी करना होगा तो उसके लिए पैसे चाहिए होंगे, और पैसे तुम किसी से हमेशा मांग रही होगी। आज पिताजी से मांग रही हो तो वो प्यार से दे देते, कल हस्बैंड से मांगोगी तो वो 10 सवाल पूछ के देगा, और बेटा तो दे नहीं दे कोई भरोसा ही नहीं। इसीलिए लड़कियों के लिए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को हासिल करें और उसके बाद ही विवाह करें। पहले फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को इंश्योर करें, अपने आप को परख लें कि भैया मैं कोई नौकरी कर सकती हूँ, मेरे अंदर ये स्किल आ गई है, मेरे अंदर ये नॉलेज आ गया है, मैं ये नौकरी कर ली 1-2 साल, मैंने पैसे कमा लिए, अब मुझे कॉन्फिडेंस है कि जिंदगी में कभी जरूरत पड़ी तो मैं कुछ काम करके डिग्निटी के साथ में पैसे अर्न कर सकती हूँ, ताकि मुझे किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़े, या कभी अपने परिवार को सहारा देना पड़े तो वो रोल भी मैं प्ले कर लूं। तो ये लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है समझना। उस जमाने में वही एक ऐसी चीज थी जो लड़कियों से छिन गई थी, उस जमाने में वो चीज लड़कियों से छिन गई थी, और इसीलिए यही वजह है कि उनकी कंडीशन डिटीरियोरेट हो गई थी। मैत्रायणी संहिता बहुत बुरी बुरी बात करती लड़कियों के बारे में। मैत्रायणी संहिता बहुत बुरी बुरी बात करती लड़कियों के बारे में। अब निखिल देखो कैसे सवाल पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टुडेज टीचर एंड एंशिएंट गुरुज। अभी यार कैसे बताऊं, मैं ज्यादा डिफरेंस नहीं लगता मुझे। आजकल ऑनलाइन पढ़ाते हैं, पहले ऑफलाइन ही होता था। एक डिफरेंस तो ये लगता है, और पहले के जमाने में एक डिफरेंस मैंने बताया कि भाई फीस बाद में लेते थे, पढ़ाते पहले थे। आजकल फीस पहले लेते हैं, पढ़ाते बाद में, और कई लोग तो पढ़ाते भी नहीं, बीच में छोड़ देते कि नहीं बस इतना ही आता था, इतना ही कराएंगे जाओ। तो ये भी होता है। तो बहुत सारे डिफरेंसेस आए हैं। आजकल स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाते हैं, पहले बोर्ड भी नहीं होता था, ऐसे मुंह से बोल के पढ़ा देते थे, वही समझना पड़ता था। तो कुछ अच्छी चीजें भी आई है।
विशाल यादव बोल रहे लड़कियां ना भी पढ़े तो चलेगा पर हम लड़कों को तो पढ़ना पड़ता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है विशाल, तुम नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, बस तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, तुम नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। बिल्कुल सही शिवांश, रेसलिंग को वैदिक पीरियड में मल्ल युद्ध बोलते थे। वासु पांडे बोल रहे अर्लियर टीचर्स यूज्ड टू गेट मोर रिस्पेक्ट। मुझे तो उल्टा लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि टीचर्स को आजकल ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। आजकल तो मैं ये देख रहा हूँ कि टीचर्स सेलिब्रिटीज बन गए, ऐसा तो कभी भी नहीं था। हाँ, वैदिक काल से अगर अपन कंपेयर करें तो वैदिक काल की बात अलग होती थी। और रिस्पेक्ट का ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगता है टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितना रिस्पेक्ट मिलेगा। टीचर अगर अच्छा है और टीचर अगर डिवोटेड है तो स्टूडेंट जो है वो उस भाव को समझ जाते हैं और फिर वो रिस्पेक्ट करते हैं। टीचर अगर उस जमाने में भी अच्छा नहीं हो तो उस जमाने में भी रिस्पेक्ट नहीं मिले, टीचर अगर आज अच्छा हो तो आज भी रिस्पेक्ट मिलता है। तो ये रिस्पेक्ट के कॉलम को तो छोड़ दो आप, इसका तो कोई लेना देना नहीं है वैदिक काल और आज से। सुशांत बोल रहे आर्यों की लैंग्वेज क्या थी? सुशांत, आर्यों की लैंग्वेज संस्कृत थी। हाँ, तो मैं कंडीशन ऑफ विमेन बता रहा था, मैत्रायणी संहिता बता रहा था। मैत्रायणी संहिता में क्या लिखा हुआ है कि गर्ल इज द कॉज ऑफ सॉरो एंड सन इज प्रोटेक्टर ऑफ द फैमिली। दूसरा पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, अ मैन should stay away from liquor, dice, डाइसिंग मतलब वो चौसर का खेल, एंड विमेन। अब ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है मैत्रायणी संहिता के अंदर कि एक पुरुष को 3 चीजों से दूर रहना चाहिए, शराब पीने से दूर रहना चाहिए, जुआ खेलने से दूर रहना चाहिए और स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। यहां पे एक और बात लिखी मैत्रायणी संहिता में कि गर्ल इज द कॉज ऑफ सॉरो, पुत्री दुख का कारण होती है और पुत्र परिवार का रक्षक होता है। लेटर वैदिक पीरियड में क्रिएट हुई मैत्रायणी संहिता के अंदर जो ये दो बातें हमको लिखी हुई दिखाई दे रही है, इससे ये समझ में आता है कि लेटर वैदिक पीरियड में स्त्रियों की कंडीशन कितनी डिटीरियोरेट हो चुकी थी। और ऐसा क्यों? क्योंकि युद्ध हो रहे थे। अब युद्ध हो रहे थे तो लड़की की सुरक्षा करना एक बड़ा तनाव का काम। तो वहां पे लड़की जो है एक खतरा बनी हुई है कि भैया घर में लड़की है, कहीं कोई हमला नहीं कर दे, तो भगा के नहीं ले जाए। और अगर ऐसा होने से कोई बचाएगा तो वो परिवार का पुत्र बचाएगा, तो पुत्र हो गया प्रोटेक्टर और लड़की हो गई मिजरी। ये बात लिखी हुई है। दूसरी बात में लड़की को यानी कि विमेन को यानी कि फीमेल को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है कि एक आदमी को चाहिए कि वो शराब से, डाइसिंग से और विमेन से दूर रहे। अब इसमें आप देखो ये दोनों चीजें जिससे विमेन को कंपेयर किया जा रहा है, शराब और डाइसिंग यानी कि जुए का खेल, ये दोनों चीज पुरुष को क्या देती है? ये दोनों चीजें पुरुष को मजा देती है, उसको एंजॉयमेंट देती है, और उसी कैटेगरी में विमेन को रखा है। तो यहाँ पे विमेन को एक ऑब्जेक्ट मान लिया पुरुष के एंजॉयमेंट का। ये क्या हो रहा है? विमेन का ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रहा है। तो इसीलिए माना जाता है कि लेटर वैदिक पीरियड की परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि हालात विमेन के लिए बहुत अच्छे नहीं रह गए थे। हालांकि हालात बदले आने वाले टाइम में, इतने बुरे हालात बहुत लंबे समय तक नहीं रहे, ये हालात बदले और बहुत बेहतर भी हुए, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड के एक फेज में ये हालात ऐसे ही थे। इसीलिए लेटर वैदिक पीरियड में विमेन की कंडीशन डिटीरियोरेट हो गई। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है, द वर्ण सिस्टम बिकेम बर्थ बेस्ड। वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो थी ये पूरी तरह से क्या हो गई थी? वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से बर्थ बेस्ड हो गई थी। अर्ली वैदिक पीरियड में भी बर्थ बेस्ड होती थी लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी थी। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं महर्षि वाल्मीकि का। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि का मतलब होता है ऋषियों के ऋषि, महर्षि का मतलब होता है ऋषियों के ऋषि। अब आप ये सोचो कि ऋषियों के ऋषि वाल्मीकि ब्राह्मण परिवार में पैदा नहीं हुए थे, वो एक शूद्र परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने ज्ञान अर्जित किया और अपने ज्ञान के बल पर, अपने ज्ञान के दम पर उन्होंने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया और ऋषियों के ऋषि कहलाए महर्षि वाल्मीकि। ये अर्ली वैदिक पीरियड का एग्जाम्पल है कि वर्ण सिस्टम बर्थ बेस्ड नहीं है। ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए गुरु द्रोणाचार्य कर्म भी किया ब्राह्मण का, लेकिन क्षत्रिय बन के युद्ध भूमि में भी उतरे और युद्ध भूमि में उतर के युद्ध भी किया। महर्षि वेदव्यास के पिता तो ब्राह्मण थे, लेकिन महर्षि वेदव्यास की मदर एक नाविक थी, मांझी थी, और महर्षि वेदव्यास तो उनको प्रेग्नेंट करके चले गए थे। बच्चे को पैदा करने से लेके बच्चे का अर्ली अपब्रिंगिंग तो माँ ने अपने कबीले में ही किया था। बच्चे का अपब्रिंगिंग शूद्रों में ही हुआ था, लेकिन बच्चा आगे चल के बहुत बड़ी एजुकेशन लेता है और ऋषियों का ऋषि कहलाता है महर्षि। पिता जरूर उनके ब्राह्मण थे, लेकिन माता नहीं थी उनकी ब्राह्मण, पर महर्षि कहलाए। तो अर्ली वैदिक पीरियड में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हमको देखने को मिलते हैं जब वर्णों की हायरार्की ऊपर नीचे हुई। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते क्या हुआ कि वर्ण सिस्टम रिजिड हो गए। वर्ण सिस्टम क्या हो गए? रिजिड हो गए। अब वर्ण सिस्टम जो रिजिड हो गए, तो ये क्यों रिजिड हो गए? आपको क्या लगता है वर्ण सिस्टम को किसने रिजिड किया? कमेंट करके बताओ 1 मिनट।
ये वर्ण सिस्टम की रिजिडिटी कैसे हो गई कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय होगा, वैश्य का पुत्र वैश्य ही होगा। देवराज सिंह पूछ रहे महाभारत कौन से पीरियड में हुई थी? देवराज ऑथेंटिकली नहीं कहा जा सकता कि कौन से पीरियड में हुई थी, व्यक्तिगत तौर पे मुझे लगता है अर्ली वैदिक पीरियड में ही हुई थी, बट यू नेवर नो, उसमें कोई रिसर्च नहीं हुई ऑथेंटिकली। पॉपुलेशन वी ओन, उस टाइम की कंडीशन, पेरेंट्स एंड पॉपुलेशन, बिल्कुल सही बोल रहे। आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही समझा। जनरली ऐसा प्रिटेंड किया जाता है कि जो अपर क्लासेस के लोग थे, प्रिविलेज्ड वर्ण के लोग थे, उन्होंने इसको कठोर बना दिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता, कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं मिलता कि वैदिक लिटरेचर्स में कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही होगा या क्षत्रिय का पुत्र ही क्षत्रिय होगा। ना लिखा हुआ मिलता है कहीं पे, और इसके ऑपोजिट बहुत सारे इंस्टेंसेस भी हमको देखने को मिलते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज हमारे देश में हमेशा पेरेंट्स की इनसिक्योरिटी रही कि मेरा बच्चा क्या करेगा बड़ा होकर, ये ठीक से जी पाएगा कि नहीं। और पेरेंट्स ने हमेशा इस बात को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा कि अपने बच्चे की लाइफ सेट करनी है अपने को, और इसीलिए पेरेंट्स ये सोचते थे कि जो काम मैं कर रहा हूं ना वही अपने बच्चे को सिखा दूं। अब बच्चा कुछ और नई चीज सीखने के लिए जाएगा, पता नहीं उसको सही एजुकेशन मिलेगी नहीं मिलेगी, कितना टाइम लगेगा उसको, इससे अच्छा मैं मेरा काम सिखा दूं इसको। कम से कम मेरा काम सीख के, मेरा काम देख के जल्दी सीख लेगा, और मेरे जो बंधे हुए ग्राहक हैं वो इसको मिल भी जाएंगे। इसीलिए पिता अपने पुत्रों को अपने प्रोफेशन सिखा देते थे। पुत्र भी अपने पिता को बचपन से काम करते हुए देखता था तो उन प्रोफेशंस को इजीली ग्रहण कर लेता था, सीख लेता था, और इस तरह स्वाभाविक रूप से ये होने लग गया। स्वाभाविक रूप से ये होने लग गया कि पिता जो करते थे पुत्र वही करने लग गए, और फिर उससे सबकी लाइवलीहुड इंश्योर्ड हो गई। और भारत में एक सिस्टम डेवलप हो गया, उस सिस्टम को कहा जाता था यजमानी व्यवस्था। क्या कहा जाता था उस सिस्टम को? यजमानी सिस्टम। अब यजमानी सिस्टम में क्या होता था? यजमानी सिस्टम में भारत के लोग ये इंश्योर करते थे कि भूखा कोई भी नहीं मरेगा। सिस्टम बुरा नहीं था, अच्छा सिस्टम था। भारत के लोगों ने इंश्योर किया भूखा कोई नहीं मरेगा। कैसे? मेरे पिताजी जिस किराने की दुकान से, जिस व्यापारी से सामान खरीद रहे हैं, उसका बेटा उसके बुजुर्ग होने के बाद, बूढ़ा होने के बाद में उसकी दुकान संभालेगा, और मैं उसी दुकान से सामान खरीदूंगा जिस दुकान से मेरे पिताजी खरीद रहे थे। मेरे पिताजी उसके पिताजी से खरीद रहे थे, अब मैं उसके बेटे से खरीदूंगा, और ये परंपरा जनरेशन तक चलती आएगी। मैं जिस नाई से बाल कटा रहा हूं उसका बेटा ही मेरे बेटे के बाल काटेगा। मतलब जब दोनों बड़े हो जाएंगे, बचपन में नहीं, जब दोनों बड़े हो जाएंगे तो उसका बेटा ही मेरे बेटे के बड़े होने के बाद में बाल काट रहा होगा। रोजगार गारंटी योजना, रोजगार गारंटीड। सिमिलरली बहुत सारी दूसरी चीजें, वेपन बनाना, तो भाई अगर मैं क्षत्रिय हूं, मैं वेपन बनवा रहा हूं किसी से, तो मैं हमेशा एक ही मैन्युफैक्चरर से वेपन बनवाऊंगा कि भाई तुम मेरे को ऐसा वेपन बना के दो, वैसा वेपन बना के दो। आज भी ये होता है। ये जो क्रिकेटर्स आप देखते हो बहुत सारे कि बड़े बड़े क्रिकेटर्स होते हैं, ये जो इनके बैट्स बनवाते हैं ना, ऐसे किसी से भी नहीं बनवा देते बैट। इनके पर्टिकुलर कारीगर होते हैं जिनसे ये बैट बनवाते हैं कि यार इनके हाथ के बनाए बैट हमको जमते हैं, हम इनसे ये बैट्स बनवाएंगे। तो आज भी ये चीजें होती, मौका मिले तो। जो ब्राह्मण मेरे घर पे आके यज्ञ हवन कर रहा है, जब मेरा पुत्र बड़ा हो जाएगा और उस ब्राह्मण का पुत्र बड़ा हो चुका होगा, तो वो ब्राह्मण का पुत्र ही मेरे पुत्र के घर पे आके यज्ञ हवन कराएगा। ये है यजमानी व्यवस्था, और इस यजमानी व्यवस्था से ये इंश्योर होता था कि सबका जॉब चलता रहे, हर किसी को रोजगार मिलता रहे, सबकी लाइवलीहुड चलती रहे। तो ये वर्ण व्यवस्था रिजिड होने से नुकसान ये हुआ कि जो लोअर वर्ण के लोग थे, जिनको विरासत में छोटे मोटे काम मिले, इससे वो कभी बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते थे। ये नुकसान हुआ कि अगर उनमें से किसी की इच्छा हुई लड़के की कि यार मुझे युद्ध बहुत पसंद है और मुझे ऐसा लगता है कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मैं युद्ध के लिए बना हुआ हूं, लेकिन उसके पिता ने उसके हाथ में कैंची पकड़ा दी कि तू सिर्फ बाल काट, गर्दन काटने का काम दूसरे लोग कर रहे हैं, तू सिर्फ बाल काट। और ध्यान रखना, बाल काटते काटते कहीं गुस्सा नहीं आ जाए कि गर्दन ही काट दी किसी की, कैंची से भी काट सकते हैं ना। तो ये प्रॉब्लम थी इसमें। अच्छी बात ये थी कि रोजगार गारंटीड था, भूखा कोई नहीं मरेगा। बुरी बात ये थी कि कोई अगर सो कॉल्ड लोअर वर्ण का व्यक्ति है, उसका राइज करने का स्कोप खत्म हो गया, वो कभी राइज नहीं कर सकता, और इसीलिए इसको बुरा माना जाता है। ये रिजिडिटी नहीं रहनी चाहिए। अगर कोई पिता अपने बेटे को सिखाना चाहता है अपना कारोबार, अच्छी बात है, बेटा सीखना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। लेकिन अगर बेटा चाहता है कि मैं कुछ और करूं, तो वो आजादी उसको होनी चाहिए। और क्योंकि वो आजादी लेटर वैदिक पीरियड से खत्म हो गई थी, इसीलिए वर्ण सिस्टम को रिजिड माना गया। ऐसा किताबों में लिखा हुआ है। आगे मैं कह रहा हूं कि ऐसा किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं जिससे साबित होता है कि ऐसा जरूरी नहीं था। लेटर वैदिक पीरियड के बाद भी हमें कई ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं जहां पे लोगों ने अपने वर्णों के अलावा दूसरा कोई काम किया, जैसे कि महापद्मानंद। आगे अपन देखेंगे, महापद्मानंद शूद्र परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन उसके अंदर वो जज्बा था युद्ध का, उसके अंदर युद्ध कौशल था, और यही वजह थी कि वो एक दिन मगध का सम्राट बना। कोई योद्धा वोद्धा भी नहीं, सीधे मगध का सम्राट बना था महापद्मानंद, जो कि एक शूद्र वर्ण का था। तो ये जो बात लिखी है बहुत सारे विदेशी स्कॉलर्स ने कि वर्ण व्यवस्था रिजिड हो गई थी और शूद्रों का अपवर्ड हायरार्कियल मूवमेंट पॉसिबल नहीं था, ये भी पूरी तरह सही नहीं है। क्योंकि जो कोई ऐसे लड़के या लड़कियां या कोई भी इंडिविजुअल्स जिनके अंदर कैपेबिलिटी थी, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। गुप्त, इतना बड़ा दौर भारत के इतिहास का जिसको गोल्डन एज भी कहा जाता है इंडिया की हिस्ट्री का, ये जो गुप्त है, इनके बारे में लगभग सभी हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि ये लोग व्यापारी थे इनिशियली, ये क्षत्रिय नहीं थे,
ये व्यापारी थे, लेकिन क्षत्रिय बने अपनी काबिलियत से, अपने एम्बिशन से, अपने वेल्थ से। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मण होने के बावजूद मौर्य सम्राट बृहद्रथ के सेनापति थे और आगे चल के खुद की डायनेस्टी स्टैब्लिश करी उन्होंने। तो ये जो बात लिखी हुई है ना किताबों में, मुझे कई बार ये बातें सही नहीं लगती आगे के इतिहास को देखते हुए, बट जो लिखा हुआ है वो मान लो लेटर वैदिक पीरियड के लिए कि वर्ण व्यवस्था रिजिड हो गई थी, बर्थ बेस्ड हो गई थी। सॉरी, द कंडीशन ऑफ लोअर वर्ण डिटीरियोरेटेड, तो ऑब्वियस सी बात है लोअर वर्ण की कंडीशन जो है वो डिटीरियोरेट हो चुकी थी। तो ये तो कंपैरिजन था सोसाइटीज का। अब अपन कंपैरिजन करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम का अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड के बीच का। पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड अगर हम देखें तो इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिपब्लिक एंड मोनार्की। रिपब्लिक मतलब मैं पहले भी समझा चुका हूं आपको, हिंदी में कहते हैं गणतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, जहां पर राजा को चुना जाता था, जहां पर राजा नियमों के हिसाब से काम करता था और जहां पे राजा का बेटा जरूरी नहीं है कि राजा हो जब तक चुना ना जाए। लेकिन साथ ही साथ हमको अर्ली वैदिक पीरियड में मोनार्की भी दिखाई देती है, यानी कुछ ऐसे राज्य भी दिखाई देते हैं जो एक छत्र राज्य चलता था, जहां पे एक ही राजा होता था और सब कुछ उसकी मर्जी से चलता था। ये दोनों सिस्टम हमको सॉरी, ये दोनों सिस्टम हमको अर्ली वैदिक पीरियड में दिखाई देते हैं। वहीं अर्ली वैदिक पीरियड में जो राजा होता था, उस राजा को असिस्ट करने के लिए एक सभा होती थी, उस राजा को असिस्ट करने के लिए एक समिति होती थी और एक विदत होती थी। ये तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडीज होती थी अर्ली वैदिक पीरियड की पॉलिटिकल सिस्टम की। जैसे समिति बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, इसका काम होता था इलेक्शन ऑफ किंग, इलेक्शन ऑफ द किंग, द की जगह नहीं थी, मैंने किंग लिख दिया। तो राजा को चुनेगा कौन? समिति चुनेगी। वोटिंग होती थी प्रॉपरली, लेकिन सारे लोग वोट नहीं करते थे, कुछ प्रभावशाली लोग होते थे आप लोगों के जैसे, वो लोग मिलकर वोट करते थे भाई हम अपना राजा किसको चुनेंगे। दूसरा होता था विदत। विदत भी एक बॉडी होता था, पॉलिटिकल बॉडी, जिसकी खास बात ये होती थी कि ये विमेन से बना हुआ होता था। यहां लिख देता हूं मैं विमेन, ऐसा लिख देता हूं विमेन्स पॉलिटिकल बॉडी। ये एक ऐसी पॉलिटिकल बॉडी होती थी जिसमें विमेन पार्टिसिपेट करती थी। इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि अर्ली वैदिक पीरियड की राजनीति में स्त्रियां भी अपनी राय रखती थी, अपने सजेशंस देती थी और उनमें से बहुत सारे माने जाते थे। सभा जो होती थी ना, सभा का काम होता था सिंपली एडवाइज करना। ये राजा को एडवाइस करती थी। जैसे राजा का दरबार लगा, अब दरबार लगता था राजा का, तो भाई को बहुत सारे लोग बैठते थे, फिर पूरी बातें होती थी कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, आज का क्या प्लान है, ये सारी चीजें होती थी। सभा में हंसी मजाक भी बहुत होता था, रोज रोज कोई जरूरी काम तो होते नहीं थे। तो सभा लगती थी। जैसे आज लोकसभा देखते हो आप, या अपने विधानसभा देखते हो अपने स्टेट की, उसी तरह राजाओं की भी सभाएं हुआ करती थी। इसमें लोग सब मिलके अपने देश के बारे में, अपनी प्लानिंग के बारे में डिस्कस किया करते रहते थे। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये पॉलिटिकल एलिमेंट्स थे। फिर अगर पॉलिटिकल यूनिट की बात करें तो सबसे छोटी पॉलिटिकल यूनिट होती थी कुल। कुल मतलब होता है फैमिली। एक परिवार को एक कुल कहा जाता है। कई परिवार मिलके एक ग्राम बनते हैं। वजन वाला एक ग्राम नहीं, कई परिवार मिल जाएंगे तो बहुत कई सौ किलो बन जाएंगे, 1000 किलो से ऊपर निकल जाएंगे। यहाँ पे ग्राम से मतलब है विलेज। कई परिवार मिलके एक विलेज बनते थे, एक ग्राम या गांव बनते थे, वेट वाला ग्राम नहीं। फिर होता विषय। कई ग्राम, कई विलेज मिलके बनते थे एक डिस्ट्रिक्ट। कई डिस्ट्रिक्ट मिलके बनता था जनपद यानी कि प्रोविंस। और कई प्रोविंसेस मिलके बनती थी एक राष्ट्र या नेशन। कुल का जो अधिपति होता था उसको कुलप कहते थे। ग्राम का जो अधिपति होता था उसको ग्रामणी कहा जाता था। विषय का जो अधिपति होता था उसको स्पेलिंग गलत हो गई, विषपति कहा जाता था। जनपद का जो हेड होता था उसको गौपति कहा जाता था। और राष्ट्र का जो हेड होता था उसको राष्ट्रपति नहीं कहा जाता था, राजन कहा जाता था। हे राजन, क्या आदेश है? तो ये पॉलिटिकल यूनिट्स होती थी अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर। अब जब इसको लेटर वैदिक पीरियड से अपन कंपेयर करते हैं तो ज्यादा चेंज तो नहीं आता, लेकिन फिर भी आता है चेंज। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चेंज लेटर वैदिक पीरियड में ये आता है कि जो रिपब्लिकन सिस्टम जो था, जहां राजा चुना जाता था और उसके बाद राजा नियमों के हिसाब से काम करता था, वो खत्म हो गया। क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में युद्ध बहुत बढ़ गए। अब युद्ध हुए तो कई राजाओं ने अपने दम पर युद्ध जितवाए, अपने युद्ध कौशल से, अपनी बुद्धि से, अपनी योजना से, अपनी रणनीति से युद्ध जितवाए। तो जीते हुए इलाके को उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बना लिया कि ये युद्ध मैंने जितवाया है, तो ये जीता हुआ इलाका मेरी प्रॉपर्टी है और मेरी प्रॉपर्टी पे क्या होगा ये मैं तय करूंगा, मेरी प्रॉपर्टी पे कौन सक्सीड करेगा ये मैं तय करूंगा। तो ये एरोगेंस आ गया जो आपको मेरे अंदर दिखाई दे रहा है अभी, ये उस जमाने में राजाओं के अंदर आ गया था कि मैंने जीता है तो सब कुछ मेरा है और सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा, मेरा वचन ही शासन है। ये एरोगेंस आ गया और रिपब्लिकन सिस्टम खत्म हो गया। और उसी के साथ शुरू हुई एब्सोल्यूट मोनार्की, जो मैंने अभी कहा कि मेरा वचन ही मेरा शासन है। नेक्स्ट, समिति और विदत की अब जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि राजा ने खुद को डिक्लेयर कर दिया कि अब से मैं ही राजा हूं।
It is to inform you that I have been appointed by myself as the new king who would be ruling upon you. तो अब समिति की कोई जरूरत नहीं। इस तरह राजा आके बता देते थे कि थैंक यू वेरी मच समिति, अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छी बातें बताई आपने, लेकिन अब आप घर जा सकते हो। ऐसा समिति को बोल के खत्म कर दिया, क्योंकि विमेन की कंडीशन इतनी डिटीरियोरेट हो गई थी कि वो एजुकेशन के लिए नहीं जा पा रही थी, और जो एजुकेशन के लिए नहीं जा पा रही थी तो वो विदत में क्या करती? वो विदत में क्या करती? तो विदत की भी जरूरत खत्म हो गई, सिर्फ सभा रह गई। क्योंकि अब राजा बैठेगा, डिस्कशन करेगा, तो कुछ 5-10-15 लोग होने चाहिए ना उसके साथ में, उससे बातें करने वाले कि महाराज ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, यहाँ हमला कर लेते हैं, उससे बचा लेते हैं, ये जंगल काट देते हैं, वो जानवर मार देते हैं। ये सारी, राजा भली राज कर रहा है इतने बड़े राज्य पे, लेकिन उसको भी मदद की जरूरत है ना, तो सभा उसने रखी कि भैया मैं अपॉइंट कर दूंगा लोगों को सभा में, वो लोग मुझे सुझाव देते रहेंगे, जिस सुझाव को मुझे मानना होगा मैं मानूंगा, जिसको नहीं मानना होगा नहीं मानूंगा, पर सभा लगी रहेगी, सभा चलती रहेगी। रुद्र प्रताप सिंह बोल रहे एक कुल के अंदर बहुत सारी फैमिलीज आती है, लेकिन यहाँ पे एक कुल से मतलब एक परिवार से ही अपन लेते हैं। अब क्योंकि आने वाले वक्त में पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई ना रुद्र प्रताप, तो फिर कुल भी बहुत बड़े बड़े दिखने लग गए। लेकिन उस समय जो कुल होते थे, आप ये समझ लो कि एक कुल के अंदर 20-25 लोग रहते थे। एक कुल जो होता था, क्योंकि वैदिक पीरियड जो है ना वो ज्वाइंट फैमिली वाला पीरियड है, तो ज्वाइंट फैमिली में जो एक कुल होता था उसके अंदर कम से कम 20-25 लोग तो रहते ही थे, और वो एक फैमिली की तरह रहते थे, तो इसलिए उसको एक फैमिली मैंने माना। अब आप ये मत सोचो कि एक फैमिली मतलब 4 लोग या 5 लोग, ये आज के हिसाब से एक फैमिली है। वैदिक पीरियड के हिसाब से अगर मैं एक फैमिली मानूं तो कम से कम 25 लोगों की फैमिली तो होगी ही होगी। पॉलिटिकल यूनिट्स रिमेन द सेम, लार्ज किंगडम्स एंड आर्मीज केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो जो पॉलिटिकल यूनिट्स थी, कुल, ग्राम, विषय, जनपद और राष्ट्र और उनके हेड्स, वो एज इट इज रहे, लेकिन जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बड़े बड़े किंगडम्स बनने लग गए। राइज हुसैन बोल रहे कि टैक्स सिस्टम था क्या? बिल्कुल सही, टैक्स सिस्टम था। जाहिद बताता हूं मैं टैक्स सिस्टम के बारे में। तो लार्ज किंगडम्स का राइज हुआ। क्या हुआ? लार्ज किंगडम का राइज हुआ। सिमरन को और बार्टर सिस्टम के बारे में बता रहा हूं, रुको। पहले अर्ली वैदिक पीरियड में छोटा सा एरिया था जहां पे वो लोग रहते थे, और उनके किंगडम्स भी छोटे छोटे होते थे। अब क्योंकि एरिया बहुत बड़ा हो गया आर्यों का, तो उनके किंगडम्स का साइज भी बहुत बड़ा हो चला था। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं इकोनॉमी ड्यूरिंग द लेटर अर्ली वैदिक पीरियड। पहले अर्ली वैदिक पीरियड की इकोनॉमी को देखते हैं। इकोनॉमी वाज स्टैटिक। स्टैटिक मतलब रुकी हुई इकोनॉमी होती थी। अब अनुराग ठाकुर बोल रहे कि सर आर्मीज बड़ी थी उस टाइम, तो डिस्ट्रैक्शन भी काफी हुई। अबे आर्मी का डिस्ट्रैक्शन से क्या लेना देना अनुराग? इकोनॉमी वाज स्टैटिक, अर्थव्यवस्था रुकी हुई थी। क्यों? क्योंकि ये वैदिक आर्य कोई बड़ी खेती बाड़ी नहीं करते थे, बहुत बड़े व्यापारी नहीं हुआ करते थे, ये थोड़ा बहुत कुछ उगा लेते थे, लोकली अवेलेबल अनाज अपनी जरूरत के हिसाब से, बाकी अपने जानवरों के ऊपर डिपेंड करते थे। तो इतना अनाज ही नहीं उग रहा जिसका व्यापार हो पाए, इसीलिए इनकी इकोनॉमी बड़ी स्टैटिक होती थी। बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय प्रचलन में था, वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। करेंसी प्रैक्टिस में नहीं आई थी उस जमाने में। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर, जो कि मैंने बता दिया कि एग्रीकल्चर बहुत कम होता था। काऊ बीइंग अ सेक्रेड एनिमल, गाय एक बहुत ही पवित्र जानवर माना जाता था। गाय क्या माना जाता था? एक बहुत पवित्र जानवर। आज तक भारत में माना जाता है सॉरी, आज तक भारत में गाय एक पवित्र जानवर माना जाता है, कामधेनु कहा जाता है, और वैदिक काल से ही उसको एक पवित्र जानवर। और गाय को क्या कहा जाता था उस जमाने में? अघन्या। गाय को कहा जाता था अघन्या। अघन्या मतलब वन विच कैन नॉट बी किल्ड। अगन्या कहा जाता था गाय को, जिसका मतलब है वन विच कैन नॉट बी किल्ड, एंड इट कंटिन्यूड फॉर लेटर वैदिक पीरियड एंड एजेस एंड इवन कंटिन्यूज टू बी टुडे इन इंडिया। रिलीजन वाज बेस्ड ऑन नेचर एंड इट्स रिचुअल्स वर सिंबॉलिक। अच्छा, ये जाहिद ने पूछा था कि वो टैक्स के बारे में, तो टैक्स के बारे में मैं बता देता हूं आपको, यहाँ पे लिख देता हूं टैक्स के बारे में। 2-3 तरह के टैक्सेस होते थे, खासतौर पे 2 तरह के टैक्सेस मैं आपको बता देता हूं। एक होता था भाग, रेगुलर टैक्स, रेगुलर एग्रीकल्चरल टैक्स, या लैंड टैक्स कह लो इसको। एग्रीकल्चरल ना कहो तो लैंड टैक्स कह लो। इसको बोलते थे भाग। भाग मिल्खा भाग वाला भाग नहीं, पार्ट वाला भाग, मेरे भाग में क्या है वो वाला भाग। और दूसरा होता था बलि। बलि होता था वॉलंटरी टैक्स। ये 2 तरह के टैक्स होते थे जो उस जमाने में लिए जाते थे, भाग और बलि। भाग ऐसा टैक्स होता था जो देना ही है राजा को आपको। मतलब अगर आपकी जमीन है आपके पास में, या आपके पास पशु है और उससे आप कुछ अर्न कर रहे हो, तो उस अर्न किए हुए का कुछ हिस्सा आप राजा को दोगे ही दोगे, ये भाग होता था। फिर कुछ टैक्स होते थे बलि, जो जरूरी नहीं होते थे, लेकिन आप अपनी वॉलंटरीली राजा को दे सकते थे कि मेरे इस बार खेती बहुत अच्छी हुई तो मैंने अपना भाग तो दे दिया, उसके साथ ही एक्स्ट्रा प्रॉफिट का एक हिस्सा भी राजा को टैक्स के रूप में दिया, बलि के रूप में दिया। तो ये बलि जैसे होता था, चैरिटी टैक्स बोल लो या वॉलंटरी टैक्स बोल लो इसको। तो इस तरह के टैक्सेशन सिस्टम होते थे। रिलीजन की बात करें तो अर्ली वैदिक पीरियड का जो रिलीजन था वो नेचर के पावर्स को वर्शिप करने वाला रिलीजन था। और इस जमाने में जो रिचुअल्स होते थे वो रिचुअल्स बहुत ही ज्यादा क्या होते थे? सिंबॉलिक होते थे। रिचुअल्स कैसे होते थे? बहुत ज्यादा सिंबॉलिक होते थे। मतलब अगर यज्ञ करना है
उसमें कोई स्ट्रिंजेंसी नहीं होती थी कि अगर यज्ञ करना है तो इतनी आहुति देनी ही पड़ेगी, इतनी दक्षिणा देनी ही पड़ेगी, इतने दिन तक यज्ञ चलेगा ही चलेगा। ये नेसेसिटीज या स्ट्रिंजेंसीज नहीं होती थी। यज्ञ भावनाओं के आधार पर किए जाते थे। जिसकी जितनी कैपेसिटी होती थी उस कैपेसिटी के हिसाब से यज्ञ किए जाते थे और मेजर डीटीज पावर्स ऑफ नेचर हुआ करती थी। अब इसी पॉइंट को अगर अपन लेटर वैदिक पीरियड में लेके आते हैं तो लेटर वैदिक पीरियड में सबसे पहले तो हमको यह पता चलता है कि देयर वाज अ बूम इन इकोनॉमी विद द राइज ऑफ एग्रीकल्चर। तो वैसे तो लेटर वैदिक पीरियड में हर चीज बुरी होती है हमको दिखाई दे रही है, लेकिन एक चीज जो लेटर वैदिक पीरियड में सुधरी और वो चीज थी इकोनॉमी। क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में आर्यों का ईस्टवर्ड्स माइग्रेशन हुआ, जहां पे पहले से बहुत सारे लोग बड़े स्तर पे खेती बाड़ी कर रहे थे, तो आर्यों ने भी खेती बाड़ी को ज्यादा सीखा। और जब आर्यों ने खेती बाड़ी को समझा सीखा तो उनको बहुत फायदेमंद लगी, उन्होंने खेती बाड़ी को बहुत बढ़ावा दिया और देखते देखते भारत में बड़े स्तर पर खेती होने लग गई, बड़े स्तर पे प्रोडक्शन होने लग गया और उस बड़े स्तर पे होने वाले प्रोडक्शन की वजह से बड़े स्तर पे व्यापार भी होने लग गया। और इसीलिए उस जमाने में इकोनॉमी का राइज होता है लेटर वैदिक पीरियड के अंदर। देयर वाज एन एविडेंस ऑफ एन एग्रीकल्चरल लैंड प्लग्ड बाय 24 ऑक्सन। इतने बड़े पैमाने पे खेती होने के प्रमाण हमको मिलते हैं कि पता चलता है कि एक खेत को 24 बैल जोत रहे हैं। अब आप सोच लो कि अगर 24 बैल 24 ऑक्सन है एक लाइन में, और सोचो कितना बड़ा हल होगा उनके पीछे लगा हुआ और कितना बड़ा खेत होगा जिसको वो जोत रहे होंगे। मेरे तो इमेजिनेशन से बाहर है क्योंकि खेती बाड़ी का मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन हाँ बार्टर सिस्टम अभी भी प्रचलन में था, बार्टर सिस्टम अभी भी चल रहा था और अभी भी करेंसी नहीं आई थी। हालांकि अब लेटर वैदिक पीरियड में एक चीज हो गई थी, लिटिल अमाउंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर was used for transactions। लिख देते, अरे गॉड, फॉर ट्रांजेक्शंस। आप समझ जाओगे, थोड़ा बहुत चांदी और सोने का यूज होना शुरू हो गया था ट्रांजैक्शंस के लिए, बट फिर भी ज्यादातर बार्टर सिस्टम ही चलता रहा था। तो ये लेटर वैदिक पीरियड के अंदर इकोनॉमी में थोड़ा सा बदलाव आया था। अब अगर अपन लेटर वैदिक पीरियड के रिलीजन की बात करें, क्योंकि अर्ली वैदिक पीरियड के रिलीजन की तो अपन बात कर चुके, यहाँ पे बहुत सारे बदलाव आए थे। सबसे पहला बदलाव ये आया था कि जो पावर्स ऑफ नेचर वर्शिप होती थी अर्ली वैदिक पीरियड में, वो पावर्स ऑफ नेचर वर्शिप होना कम हो गई और धीरे धीरे बंद भी हो गई और उनकी जगह एंथ्रोपोमॉर्फिक डीटीज आ गए, यानी कि मानव रूपी देवी देवताओं की पूजा होने लग गई। ब्रह्मा, प्रजापति और रुद्र प्रमुख देवता बन गए। जो इंद्र थे, अग्नि थे, वायु थे, ये सब जो देवी देवता थे, ये सारे देवी देवताओं की पूजा कम होने लग गई और उनकी जगह ब्रह्मा, प्रजापति और रुद्र की पूजा बढ़ गई। एक और नए देवता एग्जिस्टेंस में आते दिखते हैं, पुषण। पुषण एक ऐसे देवता थे जो शूद्रों के और मवेशियों के देवता माने जाते थे। तो शूद्रों के एक अलग देवता बन गए पुषण, बाकी आर्यों के 3 प्रमुख देवता बन गए, ब्रह्मा, प्रजापति, रुद्र। इन्हीं ब्रह्मा, प्रजापति, रुद्र से आगे चल के ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी बने। तो ये लेटर वैदिक पीरियड के अंदर होने वाला एक बड़ा चेंज था। दूसरा, रिचुअल्स हैड बिकम इकोनॉमिकली बर्डनसम। अब रिचुअल्स जो थे, हमने अर्ली वैदिक पीरियड में देखा था कि यज्ञ हवन हो रहे, लेकिन यज्ञ हवन श्रद्धा के हिसाब से हो रहे। श्रद्धा कोई लड़की की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो मन की श्रद्धा होती है उसकी बात कर रहा हूं। भावनाओं के हिसाब से होने लग गए। तो ये श्रद्धा और भावना के हिसाब से अर्ली वैदिक पीरियड में यज्ञ होते थे। लेटर वैदिक पीरियड के अंदर यज्ञ में स्ट्रिंजेंसीज आ गई, कठोरता आ गई, रिजिडनेस आ गई कि नहीं, अगर ये वाला यज्ञ करना है तो इतने दिन तक चलेगा ही चलेगा और इतनी दक्षिणा देनी ही देनी पड़ेगी। तो ये जो कठोरता आ गई यज्ञ हवनों के अंदर, जिसकी वजह से ये माना जाता है कि लेटर वैदिक पीरियड में जो ओरिजिनल प्योरिटी थी वैदिक रिलीजन की, वो कहीं ना कहीं लूज हो गई, उसका लॉस हो गया। महायोजनास वेर इंट्रोड्यूस्ड फॉर वेल्दी पीपल। और जो बड़े बड़े अमीर लोग होते थे आपकी तरह, वो लोग करते थे महायज्ञ। मतलब अगर अभी नहीं हो तो आगे चल के हो जाओगे, यूं कह रहा हूं। वो लोग करते थे महायज्ञ, जैसे अश्वमेध यज्ञ 1 साल तक चलता था, अश्वमेध यज्ञ। राजसूय यज्ञ जो ओरिजिनली 1 साल तक चलता था। वाजपेय यज्ञ 18 दिनों तक चलता था। अग्निस्ट्रोम यज्ञ बड़े लंबे पीरियड तक चलता था और 1 साल ही मान लीजिए आप इसको। ये यज्ञ ऐसे होते थे जो आम इंसान तो कर भी नहीं सकता था। बड़े बड़े वेल्दी ट्रेडर्स या राजा महाराजा ही होते थे जो इस तरह के यज्ञों को कर पाते थे। अगर किसी राजा को टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना है तो अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा। युद्ध तो करना ही पड़ेगा अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने के लिए, लेकिन उसके पैरेलली 1 साल तक एक यज्ञ भी चलता रहेगा। 1 साल तक टेरिटरी एक्सपेंशन चलेगा, पैरेलली एक यज्ञ भी चलता रहेगा। अगर कोई राजा रिटायर हो रहा है और उसकी जगह उसका राजकुमार उसकी जगह ले रहा है तो राजसूय यज्ञ होगा। 1 साल तक चलता था। बाद में इसको बंद करके राज्याभिषेक शुरू किया गया, जो 1 दिन में खत्म हो जाता था, लेकिन 1 दिन में भी बहुत ज्यादा दान दक्षिणा दी जाती थी। वाजपेयी यज्ञ 18 दिनों तक चलता था, जहां पे राज्य के सारे योद्धा आपस में कॉम्पीट करते थे और जो सारे योद्धाओं में जो श्रेष्ठ योद्धा निकल के आते थे वो फिर फाइनली राजा से कॉम्पीट करते थे। और राजा से कंपटीशन में वो जानबूझ के राजा से हार के सबको ये दिखाते थे कि भैया हम राजा की हुकूमत को मानते हम राजा की ताकत को, उसकी सुप्रीमेसी के सामने आज भी झुकते। तो हर 4 साल में यज्ञ होता था वाजपेयी यज्ञ, जो 18 दिनों के लिए होता था। उस जमाने का वर्ल्ड कप होता था, 18 दिनों तक यज्ञ चलता था। एंड अग्निस्ट्रोम यज्ञ जो जनरली राजा रानी या सेठ जी सेठानी ये लोग करते थे। 1 साल तक सन्यासी की तरह रहते थे
और 1 साल तक सन्यासी की तरह रहने के बाद में फिर ये इस यज्ञ को करते थे और पूरे दिन यज्ञ चलता था। खूब दान दक्षिणा इसमें भी दी जाती थी। अपनी कोई डिजायर को पूरा करने के लिए कपल इस तरह के यज्ञों का आयोजन करते थे। अब ये जो यज्ञ थे बहुत ही इकोनॉमिकली बर्डनसम माने जाते थे और कई विद्वानों ने, ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने, कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस ने, लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस ने ये माना कि इन यज्ञों की वजह से और इस इकोनॉमिकल बर्डन की वजह से वैदिक रिलीजन से लोग परेशान होने लग गए। और दिखते ही दिखते आने वाले टाइम में कुछ नए धर्मों का उदय हुआ, जिन धर्मों ने भारत में अपनी एक मजबूत पहचान बना ली, अपनी जगह बना ली और वैदिक रिलीजन को चैलेंज करने लग गए। तो इसी के साथ में फिर हम रिलीजियस मूवमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं, आज समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है और बाकी फिर अपन मिलेंगे गुरुवार को। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वासु पांडे बोल रहे हैं कि लघु यज्ञनास क्या होते थे। वासु, लघु यज्ञ ऐसे होते थे जिसमें मेरे जैसे कॉमन लोग होते थे, तो हम लोग बड़े बड़े यज्ञ तो कर नहीं सकते थे। तो हमारे जैसे लोग क्या करते थे कि छोटे छोटे यज्ञ करते थे जो खुद भी कर लेते थे। पंडित जी अगर हमको कुछ मंत्र बता के चले जाते थे कि ये मंत्र है, ये बोल देना, इतनी इतनी आहुति दे देना, तो हम खुद भी कर सकते थे इस तरह के यज्ञों को। तो ये कॉमन लोगों के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ थे, लेकिन अगर कोई ब्राह्मण इनको करता था आके, तो दान दक्षिणा उसको भी देनी पड़ती थी। तो लघु यज्ञों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। महायज्ञ तो अपनी जगह थे ही सही, लघु यज्ञों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से वेस्टर्न स्कॉलर्स ये मानते हैं कि वैदिक रिलीजन इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा बर्डनसम हो गया था। तो इसी के साथ में वैदिक पीरियड पूर्णता को प्राप्त होता है। थैंक यू वेरी मच 1 घंटे 45 मिनट तक क्लास में रहने के लिए और लगातार कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाते रहने के लिए। कुछ बातें आप आपस में कर रहे थे जो मैं सुन के एंटरटेन होता रहता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।
चला चला करो 3 2